कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे बहुत मजे से होंगे एंड फर्स्ट लेक्चर आप लोगों ने देखा होगा और आप लोगों को बहुत मजा आया होगा और समझ में भी चीजें बहुत अच्छे से आई होंगी। ठीक है, तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 कर रहे हैं। ठीक, अच्छा, तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने बच्चा डिस्कशन कर लिया था मोशन के बारे में, थोड़ा सा वेक्टर मैंने आपको पढ़ाया था बेसिक कि कंपोनेंट कैसे करते हैं, दैट्स ऑल। ठीक है, आज मेन कहानी शुरू होने वाली है और मैंने आपको वेक्टर इसलिए पढ़ाया ताकि जब मैं फोर्स वाला चैप्टर ग्रेविटेशन 12th में जब 10th में जाके आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला पोर्शन पढ़ाऊंगा, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड वाला या मैग्नेटिक वाला पढ़ाऊंगा, तो वहां पे जब मैं वेक्टर वर्ड बोलूं तो तुमको समझ में ऐसा ना हो कि पता नहीं सर क्या ही पढ़ाया जाए, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया। वहां पे फिर से बताऊंगा तो आप ये चीज वेक्टर वेक्टर इतनी बार सुन लोगे ना पूरी फिजिक्स में कि फिर आपको आसान लगना शुरू हो जाएगा। ठीक, सो टाइम को बिना वेस्ट किए करते हैं शुरू। ओके, सो लास्ट क्लास क्वेश्चन पढ़ने के बाद, चैप्टर नहीं क्वेश्चन टॉपिक हमने पढ़ा था बस। ओके, एंड स्केलर वेक्टर हमने पढ़ लिया था। तो फर्स्ट थिंग जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चों आज, दैट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसको जल्दी से पढ़ते हैं, बहुत आसान सी चीज है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हमारा मेन फोकस रहेगा कि हम न्यूमेरिकल्स को लिखें। ठीक, अब कोई बच्चा ये ना सोचे कि सर स्कूल के एग्जाम्स के हिसाब से आप नहीं पढ़ा रहे हो क्या, बेटा इतना पढ़ लोगे तो स्कूल में तो पूरे नंबर एकदम 100%। ठीक है, और एनटीएससी में तो आएंगे ही आएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। जिनको चाहिए होगा क्वेश्चन लास्ट ईयर्स का इंटरनेट पे मिल जाएगा, नहीं मिलेगा पर्सनल मैसेज करोगे तो आपको मैं दे दूंगा। ठीक, कमेंट बता देना जिनको चाहिए होगा। ठीक है, अच्छा, थोड़ा सा आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, अपने चैनल को जितना बूस्ट करो जितने लोग इसका फायदा उठा सके, है ना, बाकी सर का भी थोड़ा भला हो जाए। आगे देखो, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। अच्छा देखो, डिस्टेंस क्या होता है, देखो मैं इसको कैसे डिफाइन करता हूं, इट इज द एक्चुअल पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच का जो एक्चुअल पाथ होता है उसी को हम लोग कहते हैं डिस्टेंस। एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, दैट्स ऑल। एंड मैं डिफरेंस टाइप से बता दूं, बाकी मैं इसको भी रिलेट कर देता हूं। ठीक है, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड दिस वन इज वेक्टर क्वांटिटी। ओके, दिस वन इज वेक्टर क्वांटिटी। क्या होता है, जैसे सिंपल भाषा में समझो बच्चा, मान लो मैं अगर किसी पॉइंट ए पे खड़ा हूं, ठीक, और मुझे इस पॉइंट बी पे जाना है और ए से बी का जाने का रास्ता जो है एक्चुअल में वो कुछ ऐसा है, कैसा भी हो सकता है, लाइक दिस, है ना। तो आप पहले ऐसे जाओगे, फिर ऐसे जाओगे, फिर ऐसे जाओगे, फिर ऐसे जाओगे, फिर बी पे पहुंचोगे। तो दिस इज द शॉर्ट, क्या हो गया, एक्चुअल पाथ बिटवीन ए एंड बी। आपको घर से स्कूल जाना है ना, अब स्कूल से घर जाना होता है तो सीढ़ियों से नीचे उतरते हो, फिर सीढ़ियों से नीचे उतर के फिर रास्ते में जाते हो, फिर लेफ्ट राइट ऐसे ऐसे घूम घाम के घर पहुंच जाते हो, तो वो एक्चुअल होता है। ठीक है, एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज बच्चा एक्चुअल पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। ये रहा, सीधा यहां से गए और सीधा यहां पहुंच गए, समझ गए। जैसे समझो, मान लो तुम शैतानी कर रहे हो और अभी मैं तुम्हें सामने क्लासरूम में अगर पढ़ा रहा होता, ठीक, और मुझे तुमसे खुंदस आती, ठीक, तो मुझे क्या होना पड़ता, मैं अपने जिस पे खड़ा हो भी क्या बोलते हैं इसको, डाइस जो भी है इस पे खड़ा हो, इससे पहले मैं नीचे उतरता, फिर ऐसे जाता, फिर तुमको थोपी आता, समझ रहे हो, छितर पड़ते तुमको, वो हो गया मुझे एक्चुअली जो चल के जाना पड़ा। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता, मैं मार्कर लेता और फेंक के यहाँ से मारता तुमको, तो सीधा जाके तुमको लगता, तो मार्कर ऐसे रास्ते की तरह नहीं जाता, ऐसे घूम घूम के, वो सीधा इनिशियल से सीधा कहाँ पहुंच जाता, फाइनल पे, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, है ना। एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि अगर मुझे तुमको मारना तो मुझे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही फेंकना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये मार्कर को अगर मैं फेंकूंगा तो ये डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, ना कि डिस्टेंस ऐसे घूम के रास्ते से जाएगा, ये सीधा यहाँ से जाएगा, सीधा तुम्हारी नाक पे लगेगा। अगर मैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फेंकूंगा तो किसी और को लग जाएगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट कहाँ कवर किया, ऐसा तो नहीं होगा ऐसे जाएगा जूम करके पहले दोस्त के पास जाएगा फिर से टर्न करके, नहीं, ये सीधा यहाँ से आप तक
पहुंचेगा। प्लेन भी क्या कवर करता है, डिस्टेंस कवर करता है, डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, तो आंसर है डिस्प्लेसमेंट। कोई पर्टिकुलर ऐसा तो नहीं रहता ना कि प्लेन ऐसे उड़ा है और उड़ने के बाद देखा अच्छा ये आ गया, चलो रोड आ गया, ऐसे घूमते हैं, फिर ऐसे घूम, अच्छा स्पीड ब्रेकर आ गया, धीरे कर लो, ऐसा तो नहीं करता है ना। कार डिस्टेंस कवर करता है, बस डिस्टेंस कवर करता है, एरोप्लेन क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, बच्चा सीधा उड़ा यहां से सीधा जाके वहां पहुंच गया। समझ गए? तो ये था कहानी किसका, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, या इसको दूसरी भाषा में ऐसे ही बोल देते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं, सबसे छोटा वाला डिस्टेंस जो उसको डिस्प्लेसमेंट। ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप इसको ऐसे याद रखो, एक्चुअल पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एंड व्हाट इज दिस डिस्टेंस, तो डिस्टेंस, अच्छा डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ एंड डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, कि आपने शुरुआत यहां से किया और यहां पहुंच गए। कुछ और बातें बच्चे इसमें इंपॉर्टेंट, जैसे मान लो मैं ए से स्टार्ट हुआ और मैं ऐसे गया और घूम के वापस फिर ए पे ही आ गया, समझ रहे हो, मैं गया ऐसे करके ए से बी तक और ऐसे घूम के वापस आ गया। तो इस केस में बच्चा क्या होगा, मान लो मैं 10 मीटर आगे गया और फिर वापस आ गया 10 मीटर, तो तुम चले कितना, तो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, एक्चुअल पाथ, मैं सॉरी एक्चुअल पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, एक्चुअल पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। तो एक्चुअल पाथ ए से फिर यहां से यहां आने का क्या हो गया, तो आपने बच्चे यहाँ पे डिस्टेंस जो कवर किया है वो कवर किया, ए से पहले 10 मीटर आगे गया फिर 10 मीटर पीछे है, तो मतलब 10 + 10 दैट इज 20 मीटर। समझ गए? अगर मैं आपसे पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट कितना किया, अगर मैं आपसे पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट बच्चा कितना किया हुआ, तो आप बोलोगे सर हमने ए से शुरू किया था और चल के वापस ए पे आ गए, तो बताओ इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो सबसे कम दूरी होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन बेटा दोनों तो सेम है ना, इसका मतलब आप कुछ चले ही नहीं हो, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। समझ रहे हो? जैसे मान लो एक बॉल को मैंने लिया ऊपर फेंक दिया, तो ऊपर फेंकने के बाद वापस ये मेरे हाथ पे आ गया, तो मान लो ये 20 मीटर ऊपर गया, तो 20 मीटर ऊपर गया तो 20 मीटर नीचे भी तो आएगा। तो इस केस में अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो बोलोगे सर 20 ऊपर गया 20 नीचे आया, 40 मीटर इसने डिस्टेंस, सॉरी डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस कवर किया। मैं आपसे पूछूं कि बच्चा डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, तो बोलोगे सर जहां फेंका था भाई साहब वहीं आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट 0। समझे? कुछ दिमाग की घंटी बजी। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन को देखना पड़ेगा, अगर इनिशियल और फाइनल दोनों सेम ही पॉइंट हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट 0। समझ गए? तो हम क्या लिखते हैं इसके बारे में, एक और पॉइंट कि डिस्टेंस के बारे में बच्चा, इट कैन नॉट बी 0। ये भाई साहब 0 नहीं हो सकते हैं, बट इट कैन बी 0, इट कैन बी 0। समझ गए? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज था, इस बात पे ध्यान रखना, जब भी डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना होता है तो हमें देखना होता है उसने शुरू कहां से किया है और पहुंचा कहां पे है। तो हमें जहां से स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट, वो दोनों पॉइंट को देखना होता है। समझ गए? जबकि डिस्टेंस में हमें ये देखना होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट से फिनिशिंग में पहुंचने के लिए अगर वो पूरे एक चीज से घूम के आया तो सब कैलकुलेट होगा। समझ गए? और जबकि डिस्प्लेसमेंट केस में केवल स्टार्टिंग और फिनिशिंग पॉइंट दोनों को देख, अगर दोनों सेम ही हो गए तो 0, दोनों अगर सेम हो गए तो 0। जैसे और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा मान लो मैंने बॉल को फेंका, ऊपर गया, फिर मान लो इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे किसी ने पकड़ लिया, या मान लो कहीं पेड़ पे अटक गया, यहाँ पेड़ पे था अटक गया, तो मैंने कहा कि मान लो मैंने 20 मीटर ऊपर फेंका, ये 10 मीटर वापस आया। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ डिस्टेंस कितना कवर किया, तो बोलोगे सर 20 मीटर पहले ऊपर गया है ना, और फिर 10 मीटर नीचे आया प्लस 10, तो कितना कवर किया डिस्टेंस, 30। मैं आपसे पूछूं कि बच्चा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो आप किसको देखोगे बच्चा, केवल इनिशियल और फाइनल को, तो बचा हुआ कितना, 10 ही है ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट 10 कवर किया। समझ में आ गया? तो हमें केवल स्टार्टिंग और फिनिशिंग पॉइंट के बीच की दूरी देखनी होती है डिस्प्लेसमेंट के लिए। स्टार्टिंग को सीधा जोड़ो किससे, फिनिशिंग से, वो जो दूरी निकलेगी दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। आई बात समझ में? पक्का? अब जैसे देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट गोल गोल घूम रहा है, समझ रहे हो, कोई गोल घूम रहा है, तो मान लो उसने स्टार्ट किया यहाँ पे और घूम के वापस यहीं पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना, बोलोगे सर 0। समझ गए? पक्का? अच्छा, अगर मैंने कहा कि मान लो ये सर्कल है, कोई अगर ए से स्टार्ट किया और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंचा बी पे, ठीक, अब मान लो सर्कल का रेडियस है 7, तो मैं पूछूंगा बताओ बच्चे डिस्प्लेसमेंट इसने कितना कवर किया, तो आप सीधा क्या करोगे, ए को किससे जोड़ दो, सीधा एकदम मोड़ के नहीं जोड़ना है, सीधा ए को बी से जोड़ दो, तो रेडियस 7, तो बच्चे ये भी 7 होगा, तो डिस्प्लेसमेंट 14 मीटर हो गया। समझ गए? पक्का? तो दिस इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट। आगे बढ़े, चलो
तो अब हम लोग करते हैं न्यूमेरिकल जरा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पे। चलो देखो मैं बिठा रहा हूँ, होपफुली आपको बहुत मजा आ रहा होगा बच्चे, एकदम बने रहो, सारी चीजें समझ में आएंगी। 10th वाले बच्चों जो आप लोग देख लो ये लेक्चर को आपने 9th में पढ़ा है, बट फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इसको थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के जल्दी जल्दी देखो, मिस मत करो, क्योंकि हो सकता है उस बीच में मैंने कोई अच्छा कॉन्सेप्ट बताया हो जो आपने 9th में नहीं पढ़ा होगा, है ना। चलो तो थोड़े थोड़े क्वेश्चन कर लेते हैं दो बॉडी के, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा क्या है सर। मैंने कहा यार मान लो एक बंदा है जो ए से स्टार्ट किया, ठीक, पहले वो मान लो ईस्ट डायरेक्शन में गया, ईस्ट डायरेक्शन में उसने 5 मीटर कवर किया, फिर वो नॉर्थ में चला गया, नॉर्थ में उसने 4 मीटर कवर किया, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने कहा कि फिर वो फिर से दोबारा से ईस्ट में गया 4 मीटर और फिर नॉर्थ में चला गया 5 मीटर। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसने कितना डिस्टेंस और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, तो क्या आप कैलकुलेट कर पाओगे? अगर मैं आपसे पूछूं कि इसने कितना डिस्टेंस और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, तो आप बोलोगे सर डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल जहां से स्टार्ट किया और फाइनल, इन दोनों के बीच का जो एक्चुअल रास्ता था जिसपे वो चला। तो एक्चुअली तो बच्चा वो ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, है कि नहीं। तो 5 + 4 सीधा 5 + 4 + 4 + 5 ऐड कर दिया। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ बच्चा डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, तो आप बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट के लिए तो आपने बोला कि सीधा सीधा क्या करना है, जोड़ देना है। ए को किससे जोड़ देना है? सीधा सीधा बी से। मान लो कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक, मान लीजिए कुछ, तो मैं इसको ना थोड़ा सिमेट्रिक बनाने के लिए ना इसको 5 कर लेता हूँ और इसको 4 कर लेता हूँ, वरना फिर सेट नहीं बैठेगा। फिर 5 मीटर मान लो सीढ़ियों पे चढ़ रहा है कुछ ऐसा, पहले 5 मीटर सीढ़ी पे ऐसे गया, फिर 4 मीटर ऐसा था सीढ़ी, फिर ऐसे 5 मीटर, फिर ऐसा, तो कुछ ऐसा बनेगा। अब मैं आपसे पूछूंगा बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हो, तो सर कैसे करेंगे कैसे करेंगे, तो आप खुद सोचो बच्चा, अगर ये 5 है ये 4 है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये √5² + 4², ये 5 है ये 4 है, तो कितना हो जाएगा √5² + 4²। तो इसको और इसको जोड़ देंगे तो डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। समझ में आया? सिंपल सा क्वेश्चन था, पक्का। चल एक और क्वेश्चन करते हैं, दोनों को पकड़ के जोड़ देंगे बच्चा, तो ये पूरी लेंथ निकल गई ना ए से लेकर बी तक, तो वो हमारी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, ठीक। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ, एक क्वेश्चन और दे दूं कि मान लो कुछ ऐसा, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे चला गया वो, ठीक है। क्या बना रहे हो सर आप, देखो मान लो मैंने कहा बच्चा वो पहले 5 मीटर गया, फिर यहाँ 10 मीटर गया, फिर यहाँ पे वो 12 मीटर चला गया, समझ गया। अब मैं आपसे पूछूं कि उसने स्टार्ट किया है ए से वो बी पे गया, बी से सी पे गया, सी पे डी गया। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ बच्चा उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो आप बोलोगे सर 5 + 10 + 12, 5 + 10 + 12, समझ गए। सबको ऐड कर दो, आपका डिस्टेंस आ जाएगा। अब मैं आपसे पूछूं कि बच्चा डिस्प्लेसमेंट इसने कितना कवर किया है, मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है, तो आप क्या बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट के लिए मुझे इनिशियल और फाइनल को पकड़ के ऐसे जोड़ देना होता, चू करके ये लो जोड़ दिया, तो ये 80 जो है यही क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चा, डिस्प्लेसमेंट को। तो सर ये 80 कैसे निकलेगा, तो अब जरा देखो कि आप ये मत सोच लेना कि सर ये इसको बीच से काट रहा है, बेटा देखो डायग्राम में भी दिख रहा है कि बीच से नहीं काट रहा है। कई बच्चे सोचे इसको 5 कर लो, इसको 5 करके, या हाइपोटेन्यूज और ये दोनों ये हाइपोटेन्यूज। जिन बच्चों से सॉल्व हो सकता है बच्चा वो सॉल्व करके पॉज करके सॉल्व करो, उसके बाद देखना, जिनसे नहीं हो रहा देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 5, अब दिक्कत है कि सर कैसे करें, ये आधा आधा तो नहीं है, तो बच्चा अगर हम लोग थोड़ा सा अपना दिमाग की बत्ती जलाएं, देखो ये बच्चा अगर 5 है तो सिमेट्रिकली ये भी कितना हो जाएगा 5, है ना, और ये 10 है तो ये भी देखो बच्चा सिमेट्रिकली कितना हो जाएगा 10। अब ध्यान से देखो तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हमें दिखाई दे रहा है, जिसमें से ये पूरा जो लेंथ हो जाएगा 12 + 5 दैट इज 17, और ये अगर हम लोग देखें तो ये कितना था 10, तो अब ये कितना हो जाएगा √, तो बेटा ये हाइपोटेन्यूज बन गया ना आराम से AB, तो कैसे कर सकते हैं, तो 17 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, समझ गए, आसान था क्वेश्चन। चलो और देखो, ये देखो क्वेश्चन नंबर 2, बेटा जो भी क्वेश्चन कराऊंगा इससे बाद के क्वेश्चन नहीं बनेंगे, आप बस थोड़ा सा दिमाग की बत्ती जला के रखो अपनी, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट देखो, जैसे मान लो मैंने आपसे कहा बच्चा कि हाँ एक आदमी जो सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहा है, उसने ए से स्टार्ट किया है, ठीक है। मान लो कोई है जो सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहा है ना। मैं अगर आपसे पूछूं कि मान लो वो एक वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, ठीक है, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन वो 40 सेकंड में लगाता है, कितनी देर में लगाता है 40 सेकंड में। तो मैं आपसे पूछूं कि बताओ 2 मिनट, हाँ
200 सेकेंड पे कितने देर में बच्चा 200 सेकेंड पे इसका क्वेश्चन नंबर मैंने पूछा कि 200 सेकेंड बाद वो उसने कितना 200 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, और फिर मैं आपसे पूछूं कि बताओ 200 सेकेंड में उसने फर्स्ट पार्ट डिस्टेंस, सेकेंड पार्ट मैंने आपसे पूछा कि बताओ उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। समझ में आया क्वेश्चन? मैंने फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा कि 200 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, फिर मैंने आपसे पूछा कि बताओ कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया उसने 200 सेकेंड में। ठीक, तो जरा लॉजिक लगाते हैं। मान लो आपको इस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस दिया हुआ है 7 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है बच्चा कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में 40 सेकेंड लगते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वो अगर यहाँ से स्टार्ट करता है तो 40 सेकेंड में अपनी जगह पे पहुंच गया वापस। तो अब अगर आप देखो, दो बॉडी का क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा कुछ था नहीं, ठीक है, कि अगर मुझे मान लो डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो 40 सेकेंड में तो बच्चा वो पूरा घूम के यहाँ आ जाता है ना, फिर 40 सेकेंड में घूम के यहाँ आ जाता है, फिर 40 सेकेंड में यहाँ आ जाता है। तो आप देखोगे तो 200 सेकेंड में कितना 5 राउंड बाद 5 राउंड लगेंगे उसको, 200 मतलब 200 सेकेंड में वो 5 बार राउंड लगा लेगा, लेकिन लगा के फिर वापस अपनी जगह पे ही पहुंच जाएगा ना। देखो 40 80 है ना, फिर 80 के बाद 120, फिर 160, फिर 200। तो 200 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया उसके पास? 0। समझ गए? तो डिस्प्लेसमेंट कितना है अपने पास? 0। ठीक, पक्का? अब से डिस्टेंस कितना कवर करेगा? डिस्टेंस कितना कवर करेगा? तो अब जरा खुद सोचो ना बच्चा, 40 सेकेंड में 40 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है? तो सर्कुलर पाथ का जो डिस्टेंस होता है बच्चे कितना होता है? 2 पाई आर। अरे यार 40 सेकेंड में बेटा वो 2 पाई आर ही कवर कर रहा है ना, मतलब 2 into 22/7 into 7 7 को हटा दिया तो 44 मीटर। मतलब एक बार चक्कर लगाता है बच्चा तो कितना कवर करता है वो? 44 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। तो उसने कितने चक्कर लगाए हैं? 200 सेकेंड में उसने 5 चक्कर लगा दिए ना, तो 1 रिवॉल्यूशन में वो कितना कवर करता है बेटा? 44 मीटर। तो 5 रिवॉल्यूशन में कितना कर देगा? 44 into 5 कर लो, उतना मीटर आपका आंसर हो जाएगा। 5 4 जा 20, 02, 5 4 जा 20, 220 मीटर। समझ गए? आसान था क्वेश्चन। तो ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। और देखो मैं इधर वालों को मिटाता हूं, और देखो थोड़ा सा और करते हैं। जैसे देखो एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया बच्चा, मान लो सर्कुलर ट्रैक पे आपको फंसाएगा तो फंसाएगा, नहीं तो बाकी इन क्वेश्चनों में कोई दम नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट मार्क में ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो। जैसे अगर मान लो आपसे बोला कि एक पार्टिकल है या कोई है या तुम ही हो, ए से तुमने स्टार्ट किया, अब सेम क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लो टाइम मैंने दे दिया इस बार आपको 220 सेकेंड, 220 सेकेंड, ठीक, या और कम कर दे इसको 210 सेकेंड ले लेते हैं, चलो थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, ठीक है। 210 सेकेंड। अगर मैं आपसे पूछूं कि 210 सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, और सेकेंड मैंने आपसे पूछा कि कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक। सर क्या करें? फिर से आप देखो, और मैंने आपको बोला कि 40 सेकेंड लगते हैं उसको 1 रिवॉल्यूशन में, एक रिवॉल्यूशन में उसको बच्चा 40 सेकेंड लगते हैं, मतलब वो एक चक्कर लगाता है कितनी देर में? 40 सेकेंड में। तो आप जरा खुद सोचो 40 सेकेंड में वो पूरा ऐसे करके एक पूरा कंप्लीट करता है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सेगमेंट में बांट दूं तो आप जरा खुद सोचो, पहले 10 सेकेंड में वो यहाँ जाता होगा, फिर 20वां सेकेंड में यहाँ, 30वां सेकेंड में यहाँ, और फिर 40 सेकेंड पूरा करके यहाँ पहुंच जाता है, ठीक। तो अगर मैंने 200 सेकेंड, अगर अब पहले डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करते हैं तो बच्चे 200 सेकेंड में तो वो कहाँ आ जाएगा? जरा देखो 40, 80, 120, फिर 160, फिर 200। तो 200 करके तो बेटा उसका इनिशियल पोजीशन यही रहा ए, पर 210 सेकेंड में वो कहाँ पहुंच जाएगा? यहाँ पहुंच जाएगा ना, मतलब ऐसे देखो टुचुक, ऐसा कुछ, ये रेडियस है टुचुक ऐसा टुचुक, ये देखो ए से वो, इसको मैं ले लूं बी, पॉइंट बी पे। तो 210 सेकेंड बाद आफ्टर 210 सेकेंड, 210 सेकेंड बाद बच्चा वो कहां पर होगा? आप ही बताओ, बी पॉइंट पे होगा। अगर बी पॉइंट होगा तो मुझे तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना, डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो क्या करेंगे? ए को बी से ऐसे जोड़ दो, समझ गए? ए को किससे जोड़ दो? बी से जोड़ दो। तो सर अब ये ए बी निकाला, यही तो है डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल और फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट, इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकल जाएगा बेटा? देखो ये कितना हो गया? रेडियस 7, ये भी कितना हो गया? 7। तो ये हाइपोटेन्यूज है ना बच्चा, तो लगा लो ना यार, √7² + 7² दैट इज 7√2 मीटर। ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट।
समझ गए? राइट एंगल ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी लगा लो ना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो मैं इसको पूरा लिख दूं, जिन बच्चों को नहीं आता है। चलो, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BO का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर। तो बेटा BO कितना है हमारे पास 7, अरे वही स्टेप यार, 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। तो AB इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। बेटा 7 स्क्वायर को कॉमन ले लो, थोड़ा स्मार्ट बनो। 7 स्क्वायर कॉमन लोगे तो बच्चा कितना हो जाएगा 1 प्लस 1, और स्क्वायर है तो एक 7 बाहर आ जाएगा ना, और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा √2। समझ गए? तो दिस इज ऑल अबाउट। अब यार डिस्प्लेसमेंट मेरे से मत, डिस्टेंस मत पूछना। डिस्टेंस में आप क्या कर देंगे हम लोग बताओ? तो एक चक्कर 44 मीटर 44 मीटर वो लगाया था, कितना 220 मीटर ऐसे निकाले थे। सेम कॉन्सेप्ट यूज करके आप 210 सेकंड का निकाल सकते हो। समझ गए? चलो आगे देखते हैं। तो ये था कहानी बच्चा आपका किसका, कि डिस्प्लेसमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे तो सर कैसे ही करना है। होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर है? अच्छा, तो ये टाइम पास वाले क्वेश्चन हम लोगों ने थोड़े से कर लिए। ये क्वेश्चन अच्छा था, सर्कल वाला देगा तो आप लोगों को थोड़ा सा फंसा सकता है, रिवॉल्यूशन वाला देगा तो उसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत, कोई कस नहीं है। ओके, तो होपफुली यहां तक आप लोगों को मजा आया होगा। आगे चलते हैं। सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमने कर लिया, ध्यान रखना है डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है बच्चा? नेक्स्ट जल्दी जल्दी चलते हैं, सब आसान आसान चीजें हैं। नेक्स्ट है बच्चा अपने पास स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, स्पीड एंड वेलोसिटी। देखो क्या होता है स्पीड और क्या होता है वेलोसिटी। स्पीड हो जाता है बच्चा, स्पीड देखो बहुत बड़ी चीज नहीं है, सिंपली स्पीड इज इक्वल टू वी कैन राइट डिस्टेंस बाय टाइम। एंड व्हाट इज वेलोसिटी? व्हाट इज वेलोसिटी भाई? तो वेलोसिटी जो होता है बच्चा, अभी आपने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा ना, वही थी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक, अच्छा अब देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डालना, तो ये भी कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। अरे डिस्टेंस है ना। अच्छा, और अगर इसके बारे में बताएं तो इट कैन बी जीरो, इट कैन बी जीरो। ये भाई साहब जीरो हो सकता है, इट कैन नॉट बी जीरो, इट कैन नॉट बी जीरो। ये जीरो नहीं हो सकता है ना। अगर वो बॉडी अगर चल पड़ा है तब जीरो हो जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर उसमें कुछ डिस्टेंस कवर किया तो कुछ में कुछ तो टाइम लगा ही होगा ना। तो स्पीड जीरो पर वेलोसिटी जीरो हो सकता है। वो ऐसे किया जूम करके फिर वापस आ गया जूम करके, तो डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है तो वेलोसिटी भी जीरो हो सकता है। बट वो जब जूम करके गया जूम कर गया तो उसने कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया है, तो स्पीड जीरो नहीं होगा लेकिन वेलोसिटी जीरो हो सकता है। ठीक है, अच्छा यहां तक समझ में, इसको नोट कर लो। चलिए अब देखते हैं बच्चा, हम लोग एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, इस पे अच्छे क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं, इसलिए एवरेज स्पीड को हम लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक, अच्छे से समझो। मैं बात कर रहा हूं एवरेज स्पीड की। क्या होता है सर एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड होता है बच्चा टोटल डिस्टेंस कवर्ड। टोटल उसने कितना डिस्टेंस कवर किया डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक, जनरली मैंने कहा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इज नोन एज एवरेज स्पीड। मान लो जैसे अगर कभी भी आप ड्राइव करके कहीं जाते हो, है ना, मान लो दिल्ली से मैं पुणे ही जा रहा हूँ, तो क्या मैं एकदम सेम स्पीड से जाऊंगा? ऐसा जरूरी? ब्रेकर आया तो धीरे कर लिया, मान लो इस सिटी से यहाँ गया तो कुछ और स्पीड से इधर गया कुछ और स्पीड से, तो मैंने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया और मुझे टोटल टाइम कितना लगा, दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि एवरेज कितना आ गया। जब तुम्हारे एवरेज, तुम लोग बोलते हो मेरे क्लास मान लो 9th में तो 8 में मेरे 80% आए थे, तो वो एवरेज मार्क्स ही होता है ना, कि मान लो किसी में 90 थे, किसी में 60 थे, किसी में 85 थे, तो उन सबका हम लोग एवरेज निकाल लेते थे। कैसे निकालते हैं? जितना मार्क्स ऑब्टेन्ड हुआ है सबको ऐड कर दे, 5 सब्जेक्ट है मान लो, तो पांचों में कितना नंबर आया डिवाइडेड बाय 5 से करते तो एवरेज निकल जाता था। यहाँ पे भी निकल सकता है। सर आपने तो फॉर्मूला लिखा टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, बेटा वो कंडीशंस पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो मैंने कहा कि एक रास्ता है और तुमने किसी एक गाड़ी को देखा जब, तो उसके पास मान लो स्पीड थी v1, मैंने कह दिया इसको इनिशियल स्पीड। स्टार्टिंग वाले को बच्चा क्या टर्म यूज करते हैं हम लोग? इनिशियल स्पीड। और कुछ देर बाद वो पॉइंट ए से कहां पहुंच गया? पॉइंट बी पे, और यहाँ पे इसकी जो स्पीड है वो है v2, मान लो इसको मैंने कह दिया फाइनल स्पीड।
ठीक, इस इंटरवल में ए से बी के बीच में। अब मैं आपसे पूछूंगा बताओ उसका एवरेज स्पीड कितना है। और यहाँ पे ध्यान रखना बच्चा, यहाँ पे जो एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन इसको हमने रखा है कांस्टेंट। तब ध्यान रखना, अभी मैं एक्सीलरेशन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत लो। फिलहाल मैंने आपको टर्म बोला कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। एक्सीलरेशन कांस्टेंट का मतलब होता है बच्चा, आपको सीधा भाषा में बताऊं तो भी मैं जब ग्राफ पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत अच्छा फील आएगा। फिलहाल मैंने बोला एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो ठीक, मतलब आपको थोड़ा सा अगर आइडिया दूं तो जैसे मान लो हर सेकंड में किसी गाड़ी की स्पीड 2 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा है ना। मतलब आप कैसे समझो कि कोई थोड़ा सा फील देता है ना, मान लो मैंने ऐसे करके सेगमेंट बना दिया कुछ ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक। गाड़ी 0 मीटर पर सेकंड से शुरू हुआ तो पहला जो 2 मीटर था, पहले 2 मीटर चला तो उसकी स्पीड होगी 2 मीटर पर सेकंड। फिर 2 से जब 4 सेकंड पहुंचे तो उसकी स्पीड होगी 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड। फिर 6 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड, फिर से 10 मीटर पर सेकंड। तो देखो बेटा हर 2 सेकंड में उसकी वेलोसिटी में कितना राइज हुआ है, 2 का ही राइज हुआ है ना। इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन इसको बोलते हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मतलब पहले 2 सेकंड में आपकी स्पीड कितनी गई, 2, फिर नेक्स्ट 2 सेकंड, नेक्स्ट 2 सेकंड, यानी टाइम 0 से 2 सेकंड हुआ, 2 से 4 सेकंड हुआ, तो आपकी जो स्पीड थी वो कितनी होगी, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। मतलब हर 2 सेकंड में आपकी स्पीड कितनी बढ़ रही है, 2 बढ़ रही है। इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। मतलब अगर मान लो कुछ ऐसा होता, फिर से मैं सेगमेंट बनाता, मान लो टाइम ऐसी मैंने ले लिया, ये 2, 4, 6, 8, 10, मान लो मैंने लिया 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो अब मैंने देखा कि यहाँ पे इसकी स्पीड होगी 2 मीटर पर सेकेंड, अगले वाले में उसकी स्पीड होगी मान लो 6 मीटर पर सेकेंड, अगले वाले में उसकी होगी 8 मीटर पर सेकेंड, अगले वाले में होगी 12 मीटर पर सेकेंड। समझ लो। तो देखो पहले 1 सेकेंड में 2 मीटर बढ़ा, ठीक है। अगले 1 सेकेंड में 4 बढ़ गया, अगले 1 सेकेंड में 2 बढ़ा, अगले 1 सेकेंड में 8 से 12 हो गया, 4 बढ़ गया। तो ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म, सॉरी ये एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट नहीं, यहाँ पे एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। जबकि यहाँ पे हर 2 सेकंड में, या मैं अगर एक सेकंड लेके चलता, मान लो 0 से 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, तो हर एक सेकंड में इसकी वेलोसिटी कितनी बढ़ी, देखो 1 सेकंड में 2, फिर नेक्स्ट वाले टाइम में 0 से 1 सेकंड, 1 से 2 सेकंड में 4, फिर 2 से 3 सेकंड में। तो टाइम अगर हर एक सेकंड में देखें तो यहाँ पे भी कितना बढ़ा, 0 से 2 मीटर पर सेकंड। इस इंटरवल देखो तो फिर से 2 बढ़ा, इसमें देखो तो फिर से 2 बढ़ा, इसमें देखो तो फिर से 2 बढ़ा। जबकि इसमें अगर हम देख रहे हैं तो 2 बढ़ा, 4 बढ़ा, 2 बढ़ा, 4 बढ़ा, हो सकता है अगले वाले में ये 20 पहुंच जाए, तो अगले वाले में 8 बढ़ गया। तो ये देखो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है, समझ गए ये वाला टर्म, ठीक है। तो हमने थोड़ा सा आइडिया लिया, तो हमने इस बार एक्सेलरेशन कैसा रखा है, कांस्टेंट, ठीक। तो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तब की बात करें, तब सर कैसे निकालेंगे एवरेज। हमें तो यहाँ पे सर ना तो डिस्टेंस दिया आपने, ना तो टाइम दिया, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या दे दिया आपने, स्पीड दे दिया है। तो हम कैसे एवरेज निकालेंगे, तो सिंपली बच्चा यहाँ पे अगर आपको एवरेज निकालना है तो सिंपली दोनों को v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2, काम खत्म। समझ गए। मतलब आपने मेरे को देखा मैं अभी 20 की स्पीड से चल रहा, थोड़ी देर बाद आपने देखा मेरी स्पीड 40 हो गई इतनी दूर में। अब मैं पूछूंगा कि बताओ इतने दूर में मेरा एवरेज कितना रहा, कैसे निकालोगे। तो सर ये रहा 20, ये रहा मान लो 40, तो 20 प्लस 40 कितना हो गया 60, डिवाइडेड बाई 2 कर दो। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो अपन लोग के पास कितना हो जाएगा 30। मतलब पूरे यहां से लेकर यहां तक में मैं एवरेज कितना से चला, तो 30 से चला। समझ में आया, पक्का। चल तो ये हो गया सर। मतलब अगर मैंने आपसे कभी दिया हुआ क्वेश्चन कि यहाँ पे 40 मीटर पर सेकंड था, थोड़ी देर बाद उसका 80 मीटर पर सेकंड हो गया, और आपसे पूछा कि बताओ एवरेज स्पीड बिटवीन ए एंड बी, तो आप सीधा क्या कर दोगे 40 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 120 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 60 मीटर पर सेकंड। ये एवरेज रहा। मतलब एवरेज कहीं भी देखोगे तो हर जगह आपको 60 एवरेजन रहा, जबकि यहाँ पे 40 था, यहाँ पे 80 था, बीच में कुछ और अलग अलग रहा होगा, लेकिन एवरेज की बात करें तो 60 की स्पीड से पूरा ये बॉडी ए से बी तक पहुंचा। दिस इज नोन एज एवरेज स्पीड। हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। सर आपने टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम नहीं यूज किया, तो बच्चा जरूरत नहीं पड़ी, हमें जो कंडीशन दिया होता उस हिसाब से हम ऐसे निकाल सकते थे, ठीक है। चल आगे देखते हैं। तो सर ये बात समझ में आई। अच्छा और देखो और कंडीशन देखो, जैसे मान लो उसको मैंने केस 1 ले लिया था, केस नंबर 2 ले लेते हैं, ठीक। क्या है सर, क्या है क्या है क्या है। मान लो बच्चा फिर से मैंने इंटरवल बनाया ए से बी, बी से सी, सी से डी, बट इस बार मैंने कहानी थोड़ा सा बदल दिया। क्या 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 सर,
मैंने कहा मान लो A से B उसने डिस्टेंस कवर किया S1, B से C S2, यहाँ पे S3। सर S1 मान लो यहाँ पे उसने 10 मीटर कवर किया, यहाँ से यहाँ तक में उसने 30 मीटर कवर कर लिया, यहाँ से यहाँ तक में उसने 40 मीटर कवर कर लिया। समझ रहे हो कि ये मान लो तुम्हारा घर से स्कूल इतना, स्कूल से सिनेमा हॉल इतना, सिनेमा हॉल से खाने पीने वाली जगह इतना, ठीक। और मैंने आपसे कहा कि A से B गए तो तुम्हें टाइम लगा T1, कुछ टाइम लगा होगा ना जाने में, फिर B से C जाने मान लो टाइम लगा कुछ T2, यहाँ पे टाइम लगा T3। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ बच्चा एवरेज स्पीड कितना होगा। अब मैं आपसे पूछूं कि एवरेज स्पीड कितना होगा, तो आप बोलोगे सर टोटल डिस्टेंस अपॉन डबल, यहाँ पे आप निकाल सकते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन, देखो यहाँ पे हमें स्पीड नहीं कहीं बताई थी, यहाँ पे देखो मुझे कहीं पे स्पीड, पहले वाले के में मुझे स्पीड पता था, इस बार स्पीड नहीं, इस बार मुझे डिस्टेंस और टाइम पता है। तो सर कैसे निकालेंगे आपसे टोटल डिस्टेंस, सर S1 प्लस S2 प्लस S3 और आपको टाइम लगा मान लो T1 प्लस T2 प्लस T3। समझ गए। मान लो जैसे मैंने आपको डाटा दिया था 10, 30, 40 और यहाँ मैंने आपको डाटा दे दिया 10 सेकेंड और ये है आपका 20 सेकेंड, यह आपका अगर 30 सेकेंड, तो कैसे निकालेंगे डिस्टेंस कितना चले सर 10 प्लस 30 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 20 प्लस 30, सॉल्व कर लो, आपका एवरेज स्पीड आ जाएगा। समझ गए। इसको आप ले लो केस नंबर 2, ठीक। अच्छा मैं मिटा रहा हूँ, आप लोग पॉज करके फिर समझ रहे हो ना, नोट करके फिर आगे बढ़ना। अच्छा नेक्स्ट देखो बच्चा, जैसे अगर मैंने कहा फिर कंडीशन ले लेते हैं, तो सारे कंडीशन मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाए। A से B, B से C, C से D, कुछ ऐसा मैंने बना दिया, ठीक। अब मैंने क्या बोला आपसे कि मान लो उसने यहाँ पे V1 स्पीड से चला, यहाँ पे V2 स्पीड से चला, यहाँ पे V3 स्पीड से चला, यहाँ पे इसको टाइम T1 लगा, यहाँ पे टाइम T2 लगा, यहाँ पे टाइम T3 लगा। कंडीशन है बच्चा, पहले वाला किया कि सिर्फ आपको क्या दिया था मैंने कि इतने स्पीड पे यहाँ पे था और यहाँ पे इतने स्पीड पे था, तो एवरेज ऐड करके निकाल दिया। दूसरा कंडीशन मैंने आपको बोला कि पहला डिस्टेंस इतने टाइम में चला, दूसरा डिस्टेंस इतने टाइम में, तीसरा डिस्टेंस इतने टाइम में, तो बताओ कितना, तो वो निकाल लिया। थर्ड कंडीशन पे अगर अपन लोग चले कि A से B तक उसकी स्पीड इतनी थी और टाइम उसने इतना लिया, इतने मतलब आप तो समझो कि मैंने कहा कि मान लो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो पहले 2 सेकंड तक चला, फिर B से C में उसकी स्पीड होगी मान लो 20 मीटर पर सेकंड और टाइम उसने लिया 4 सेकंड का, और C से D में मान लो उसकी स्पीड होगी मान लो 60 मीटर पर सेकंड और टाइम लिया उसने 40 सेकंड तक वो चला है, ठीक है। ये ऐसे करके मैंने कंडीशन आपको दे दिया T1, T2 एंड T3। सर अब कैसे निकालेंगे, तो फिर से भाई फॉर्मूला लगाओ, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, बच्चा क्या होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, सॉरी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। क्या हो गया, चलो देखो, तो सर कैसे निकलेगा, तो टोटल डिस्टेंस वो चला कितना उसको पहले निकाल लो। तो बच्चा स्पीड इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, बोलो डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो मैं पहले टोटल डिस्टेंस निकाल लूं, तो यहां पे बताओ वो कितना डिस्टेंस चला है। तो उसके पास स्पीड थी v1, टाइम लगा t1, तो ये डिस्टेंस d1 अगर मैं बोलूं इसको, या फिर मैं इसको मान लो s1 बोलूं, तो देखो पहले वाले कंडीशन ऐसा हो जाएगा। तो s1 इज इक्वल टू मैं बेटा लिख सकता हूं ना v1 इंटू t1, यहाँ पे लिख सकता हूं ना s2 इज इक्वल टू v2 इंटू t2, यहाँ पे क्या लिखता हूं s3 इज इक्वल टू v3 इंटू t3। तो देखो डिस्टेंस पता चल गया ना बच्चा, s1, s2 एंड s3, समझ में आया। तो अब क्या कर ले, तो सर एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, फिर से लगा दीजिए आप, टोटल डिस्टेंस कितना बेटा, s1 प्लस s2 प्लस s3, समझ गए, और टाइम कितना दिया हुआ था, t1 प्लस t2 प्लस t3। देखो आ गया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, क्लियर है। अच्छा तो अब एक बात बताओ, s1 की वैल्यू कितनी थी, v1 इंटू t1 प्लस v2 इंटू t2 प्लस v3 इंटू t3 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2 प्लस t3। अब अगर वैल्यू रखना चाहो तो रख दो। इसकी वेलोसिटी कितनी थी 10, टाइम कितना लगा 20, तो 10 इंटू 20 प्लस यहाँ पे कितना था 20, टाइम लगा कितना इसको 4 सेकेंड, अरे वाह बड़ा तेज चला ये, तो 20 इंटू 4 प्लस यहाँ स्पीड कितनी थी 60, टाइम इसको लगा 40 सेकेंड, तो 60 इंटू 40 और डिवाइडेड बाई बेटा जो टाइम दिया हुआ था आपको कितना 2, 4 और 40,
तो 2 + 4 + 40। समझ गए? तो इस तरीके से हम लोग चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो ये मान लो आपका था केस नंबर 3। ठीक, अच्छा सर, और इसको पॉज करके लिखते चलो बच्चा। अब देखो फिर से और कंडीशन से क्या हो सकती है। देखो मैं सारी चीजें यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ कि आपको इससे बाहर जाना ही नहीं पड़े, इससे ज्यादा आपको क्वेश्चंस मिलेंगे नहीं, समझ रहे हो, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। बाकी फिर से अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो मैसेज करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है? तो मैं आपको और इस पे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भेज दूंगा। ठीक, बाकी मार्केट में बुक्स बहुत है, बच्चा कहीं से भी उठाओ, सॉल्व करो क्वेश्चन। नहीं सॉल्व होता है कमेंट में क्वेश्चन पोस्ट करो, पर्सनल क्वेश्चन पोस्ट करो, मैं आपको व्हाट्सएप भी अगर मुझे करोगे तो मैं वहां पे रिप्लाई आपको भेज दूंगा। पर्सनली मेरे से कनेक्ट हो सकते हो, मैं एकदम ध्यान दूंगा आपका, टेंशन मत लो, कनेक्ट होके देखो, खुद पता चल जाएगा। आगे देखो, फिर एक और कंडीशन करते हैं। देखो जैसे मान लो बच्चा, फिर से ले लिया मैंने A B C D। अब क्या किया मैंने, हाँ इस बार हम लोग लेते हैं हाँ, ये डिस्टेंस आपको दे दिया S1 S2 S3। ठीक, इस बार आपको डिस्टेंस दे दिया मैंने, और मैं आपको वेलोसिटी भी मैंने दे दिया आपको V1 V2 और V3। ठीक, मतलब इस बार मैंने आपको डिस्टेंस बताया और वेलोसिटी बताई। डिस्टेंस बताया, वेलोसिटी नहीं सॉरी स्पीड, डिस्टेंस बताया, स्पीड बताया, डिस्टेंस बताया, स्पीड बताया, स्पीड, डिस्टेंस स्पीड, डिस्टेंस। अब सर क्या, तो फॉर्मूला तो बच्चा वही लगेगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अच्छा, तो टोटल डिस्टेंस की अगर बात करें तो बच्चा अपन कर लेंगे S1 + S2 + S3। अब क्या बच गया कि आखिर उसको टाइम कितना लगा है ना? उसको मैं थोड़ा सा मार्कर को जवान कर देता हूं तो चीजें थोड़ी आसान हो जाएंगी। देखो एक सेकंड, अच्छा क्या है देखो। अब अगर मैं बात करूं कि इसको टाइम कितना लगा बच्चे, तो देखो जरा अब कौन सी बड़ी बात होगी, टाइम। तो यहाँ पे V1 स्पीड से वो S1 डिस्टेंस तक चला है, तो हमें पता है कि सर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे टाइम अगर मुझे t1 टाइम देखना होगा तो क्या करूंगा मैं, डिस्टेंस कितना है बच्चे, देखो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस है S1 और वेलोसिटी है V1। यहाँ पे टाइम t2 कैसे निकलेगा, देखो S2 अपॉन V2, यहाँ पे टाइम t3 कैसे निकलेगा, S3 अपॉन V3। तो फॉर्मूला लगा दूं, टोटल डिस्टेंस हो गया और टोटल टाइम के लिए अपन क्या ले सकते हैं, S1 अपॉन V1 प्लस S2 अपॉन V2 प्लस S3 अपॉन V3। समझ गए? अब इससे बाहर के क्वेश्चन बन ही नहीं सकते इस टॉपिक पे, समझ गए? इसलिए मैंने सारी चीज डिटेल में दी कि इससे बाहर क्वेश्चन बन ही नहीं सकते हैं। ठीक, अच्छा सर, अब जैसे डाटा आपको दे देता कि पहला वो मान लो 20 मीटर चला है और उसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड। आपसे बोलेगा कि नेक्स्ट वाला जो था वो 40 मीटर चला है और उसकी जो वेलोसिटी थी वो 30 मीटर पर सेकेंड थी। नेक्स्ट वाला बोलेगा कि नेक्स्ट डिस्टेंस उसने 100 मीटर कवर किया है और उसकी जो वेलोसिटी थी वो मान लो थी 50 मीटर पर सेकेंड। और आपसे पूछेगा बताओ एवरेज स्पीड क्या है, तो हम सिंपली, तो S1 बचा 20 था तो यहाँ लिख दिया 20, प्लस S2 था 40 तो यहाँ लिख दिया 40, S3 था 100 तो यहाँ लिख दिया 100, डिवाइडेड बाय टाइम। अब टाइम कैसे निकाला, S1 by V1, तो S1 बेटा कितना है 20 और वेलोसिटी कितना है देखो यहाँ पे 10, तो 20 by 10। डिस्टेंस कितना कवर किया 40 और स्पीड कितना था उसका 30 डिवाइडेड बाय 30। डिस्टेंस कितना कवर किया 100 और टाइम कितना लगा उसको 50, तो डिवाइडेड बाय 50। कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए? तो दिस इज ऑल अबाउट एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड में इससे ज्यादा नहीं क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है? अच्छा, अब आ जाओ, पॉज करके लिखते जाना बेटा, ठीक है? तो मजा आएगा। एनटीएससी निकालना है ना, पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े कैसे निकलेगा बेटा। बहुत बेनिफिट्स होते हैं, बहुत ज्यादा। तो वो पैसे वैसे तो अपनी जगह है, स्कॉलरशिप के 500 रुपए की कोई बड़ी चीज नहीं है ना, पैसों के लिए नहीं। अभी से अगर आपको आदत हो गया ना कि हाँ मुझे कोई कंपटीशन फाइट करना है, तो ये जो हैबिट होगा ये आपको बेनिफिट देगा आने वाले 2 सालों में, समझ रहे हो? अब आने वाले 2 साल है आपके ब्राइट पे, आपको मतलब एक हैबिट हो जाए कि मैंने क्रैक किया है। एक तो कॉन्फिडेंस लेवल, अब कभी इंटरव्यू में बैठोगे तो बोलोगे ना आई एम एनटीएससी स्कॉलर, तो अपने आप भीड़ से अलग हो गए हो।
तो वो जज्बा के लिए मेहनत करना पड़ेगा, समझ रहे हो, एकदम मेहनत दबा के एकदम। चल तो अब है बच्चा, अब है, बाकी मैं आपका मेंटर हूं ही, कैसे पढ़ना है सर, क्या पढ़ना है, क्योंकि मैंने क्वालिफाई किया है तो मैं आपकी बहुत अच्छे से हेल्प कर सकता हूं, ठीक है, बट आपको मेरे पास आना पड़ेगा, ठीक। चल तो सर क्या है कहानी, अब सुनो, अब है हमने एवरेज स्पीड डिस्कस कर लिया, अब जैसे इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है ना बच्चा, आप इसको ना थोड़ा फील ले लेते हैं। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या स्पीड रही होगी, समझ रहे हो, एक पर्टिकुलर टाइम पे स्पीड क्या रही होगी, ठीक। तो जैसे मान लो अब मैं यहाँ से इंग्लैंड जा रहा हूँ, अमेरिका जा रहा हूँ, अरे सपने यार, गया नहीं हूँ, देखते हैं, भगवान ने चाहा तो एक दिन जरूर जाएंगे फॉरेन ट्रिप पे, मैश करेंगे। चलो देखो तुम में से कोई बच्चा स्पॉन्सर कर दिया, क्या पता सर आपने बड़ी मेहनत करी थी, चलो देखो आगे सुनो। तो मैंने कहा बच्चे कि मुझे निकालना है इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो थोड़ा सा फील ले लेते हैं, है ना। जैसे मान लो कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब यार मुझे तो पता है मैं गाड़ी चला के जूम जा रहा हूँ, ठीक। तो जब जा रहा हूँ तो एवरेज तो समझ में आ गया सर कैसे निकाल रहे थे। अगर मुझे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे चाहिए, बस सी पे, कि बताओ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी स्पीड कितनी होगी, समझ रहे हो, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी स्पीड कितनी होगी, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, समझ गए, उस पर्टिकुलर पॉइंट की स्पीड को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो अगर मुझे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्पीड देखना होगा तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, ठीक। तो मैंने ऐसे लॉजिक हुआ कि सर उस पर, जैसे मान लो अगर मैं 1 घंटे में लाइक मैंने आपसे बोला कि मैं मान लो 1 आवर में 10 किलोमीटर चलाऊं, तो यार 1 आवर तो पूरा 0 से स्टार्ट होके 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 6 मिनट करते 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 60 मिनट्स तक जब जाएगा बच्चा, तब जाके इस 60 मिनट्स में मैंने 10 किलोमीटर कवर किया है। अब मुझे किसी पर्टिकुलर पे अगर चाहिए होगा एकदम एक्यूरेट किया, उस टाइम पे वो बंदा क्या कर रहा होगा, या फिर मैं अब जैसे मैंने कहा कि ए से बी तक में टोटल 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, तो हर जगह बच्चा टाइम होगा ना, जैसे 0 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड करते करते, सॉरी 1 मिनट, आवर है ना, आवर में दिया मैंने, अच्छा हाँ 1 आवर दिया था, सॉरी, तो इसको आप लोग मिनट कर लो, मिनट 60 मिनट, तो 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट ऐसे करते करते 60 मिनट्स में मैं यहाँ से यहाँ तक पहुंचा। लेकिन अगर मुझे किसी पर्टिकुलर पॉइंट का चाहिए होगा, तो पर्टिकुलर पॉइंट का चाहिए होगा तो हम क्या कोशिश करेंगे कि उस छोटे से इंटरवल में वो कितना डिस्टेंस कवर किया और छोटे से इंटरवल में उसको कितना टाइम लगा, तो उस पॉइंट का निकल जाएगा, समझ रहे हो, छोटा सा ले लेंगे, इस बार हम लोग क्या लेंगे, छोटा सा ले लेंगे। मतलब मुझे अगर पॉइंट सी का निकालना होगा, मान लो कि पॉइंट सी में मैंने टोटल 60 मिनट बोला था, तो उस हिसाब से मान लो अगर वो 30 मिनट्स पे इस पॉइंट सी पर है वो, तो मैं कोशिश करूंगा कि देखने का कि 29 मिनट पे वो कहां पे था और 29 से 30 मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर किया, है ना, और टाइम कितना लगा उसको, 1 मिनट। तो मुझे एक्यूरेटली पता चलेगा कि सी से 1 मिनट पहले वो जितना पे होगा, नहीं समझे यार, मैं अगर यहां से ऐसे करके पूरा यहां तक गुजर गया, अगर मुझे इस पर्टिकुलर का चाहिए होगा तो मैं ये देख लूं कि यार 1 घंटे का, या देखो 1 घंटे के हिसाब यहाँ से यहाँ तक है और 1 मिनट का हिसाब मुझे यहाँ का मिलेगा, 1 मिनट में यहाँ से यहाँ कितना गया, तो उस 1 मिनट में मैं कितना डिस्टेंस कवर किया, डिवाइड बाय टाइम कितना ले लेंगे, 1 मिनट, तो मुझे इतना इंटरवल का पता चलेगा। मैं चाहता नहीं मुझे एकदम इसी पॉइंट का चाहिए, तो मैं और इंटरवल छोटा कर लूंगा, मैं देखूंगा कि ससुरा 1 सेकेंड में मैं कितना कवर किया हूँ, समझ रहे हो, 1 सेकंड में कितना कवर किया, तो मुझे उस जगह का पता चल जाएगा कि वहां पे मेरी स्पीड कितनी थी, उस पॉइंट पे कितनी थी। यानी टाइम को हम जितना, देखो अगर किसी ने कहा कि 10 घंटे में मैं 100 किलोमीटर चला, तो तुम्हें इतना बड़ा टाइम का इंटरवल का पता चल रहा है। अब मैंने कहा मुझे और एक्यूरेट चाहिए, तो मैं 10 घंटे की जगह 1 घंटा में आ गया, क्योंकि 10 घंटे का सफर इतना लंबा था, 1 घंटे का सफर इतना, 1 घंटा इसने इतने में ही कवर किया, लास्ट के 1 घंटे मान लो इतना ही इसको कवर करना था, इतना सा, ठीक। तो मुझे पता चलेगा कि अगर मैं 1 घंटे में वो कितना चला है, 1 घंटे में वो कितना चला है, अगर मुझे ये इस पॉइंट का निकालना है, तो मैं देख लूंगा कि लास्ट 1 घंटे में वो कितना कवर करता है, तो टाइम को मैंने रिड्यूस किया ना, 10 घंटे में नहीं देख रहा हूं मैं, 1 घंटे में, और देख रहा हूं कितना चला 1 घंटे में, समझ में आया। अब मैं चाहता हूं और एक्यूरेट, एकदम और एक्यूरेट जाना चाहता हूं, तो मैं टाइम को 1 घंटे से कितना कर दूंगा,
1 मिनट कर दूंगा, इतने पॉइंट पे आ गया। अब इतने पॉइंट को कितना डिस्टेंस चला और उसको टाइम कितना लगा, 1 मिनट। मुझे और 1 मिनट उस पॉइंट का पता चलेगा। अगर मैं टाइम को मान लो 1 मिनट के बाद फिर मैंने सेकंड्स में कवर कर दिया, तो 1 सेकंड में इतू सा, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं पहुंच रहा हूँ। मतलब मैं कर क्या रहा हूँ, टाइम को रिड्यूस करते जा रहा हूँ। क्या करूँ बच्चा, टाइम को रिड्यूस करते जा रहा हूँ। तो अपन क्या करते हैं ना, देखो अगर मुझे इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए होती है, कौन सी स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो हम क्या करते हैं, इसको हम लिख लेते हैं बेटा डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, वेयर टी टेंड्स टू जीरो। टी टेंड्स टू जीरो, टी टेंड्स टू जीरो का मतलब होता है टाइम को हम एकदम क्या करते जा रहे हैं, कम 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 करते जा रहे हैं, क्योंकि टाइम को जितना कम करेंगे हमको एक्यूरेसी उतना पता चलेगा। समझ रहे हो, टाइम को हम जितना कम करेंगे हमको एक्यूरेसी उतना पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उस क्या कर रहा था, या उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी कितनी स्पीड थी। समझ गए, इसीलिए डेल्टा टी टेंड्स टू क्या लिखते हैं हम लोग, जीरो। और डेल्टा एक्स क्यों लिखा, अब पूरे का देखेंगे तो एवरेज निकल जाएगा ना, तो मैं देखूंगा कि t इज इक्वल टू 0 सेकंड पे इतना, तो 1 सेकंड पे वो इतना ही चला है, तो देखा ना इतना डिस्टेंस और टाइम कितना लगा उसको, इतना टाइम लगा, इंस्टेंटेनियस ऐसे निकल जाता है। ज्यादा तामझाम नहीं करना, अगर आपको फील आया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो बता देना, मैं फिर से समझा दूंगा। ठीक है बच्चा, तो दिस इज ऑल अबाउट इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब हम लोग बात करते हैं, अब अगर हम लोग बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आ गया, किसकी बात कर रहा हूं मैं, एवरेज वेलोसिटी। अभी तक बेटा एवरेज स्पीड चल रहा था, एवरेज वेलोसिटी की बात हो रही है। ठीक है, तो सर एवरेज वेलोसिटी का क्या कॉन्सेप्ट है, देखो जरा। अगर फिर से एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है, कैसा है, कांस्टेंट, और मैंने कहा कि भाई साहब वो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी v1 थी, यहाँ पे वेलोसिटी v2 है, तो बताओ उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, आप v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2 कर सकते हो, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसमें चेंज नहीं हो रहा है, तो सेम कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पर हम लिखते हैं बच्चे एवरेज के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट नहीं, नेट डिस्प्लेसमेंट, या आप टोटल डिस्प्लेसमेंट लिख लो, या आप सिंपली आप इसको लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब यहाँ पे एक चीज क्लियर कर देता हूँ आपको, जैसे मान लो एक बच्चा ए से शुरू हुआ, ठीक है, कंडीशन इसमें ज्यादा नहीं है, ए से वो बी पे गया, बी से वो सी पे आया, ठीक, ध्यान देना, ए से बी पे गया, बी से सी पे आया, और मैंने कहा कि मान लो ए से बी तक में उसने 100 किलोमीटर कवर किया, और बी से सी में उसने 40 किलोमीटर कवर किया। पहले उसको टाइम लगा 2 आवर्स का, और यहाँ पे टाइम उसको लगा मान लो 1 आवर का, ठीक। अब मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ बच्चा एवरेज स्पीड क्या होगी इसकी, ठीक। तो एवरेज स्पीड के लिए आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे देखो, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, मतलब 100 है ना, प्लस और कौन सा डिस्टेंस कवर किया इसने 40, तो 100 प्लस 40, और देखो टाइम कितना लगा, जाने का 2, फिर वापस आने का 1, यानी 2 प्लस 1 दैट इज 3। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो 140/3 किलोमीटर पर आवर, ठीक। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ उसने एवरेज वेलोसिटी उसकी क्या रही, एवरेज, अब यहाँ पे ध्यान रखना, बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं एवरेज वेलोसिटी के केस में। एवरेज वेलोसिटी बेटा नेट डिस्प्लेसमेंट होता है, नेट डिस्प्लेसमेंट। तो कैसे निकालेंगे सर, तो डिस्प्लेसमेंट बेटा अभी भी नहीं बदला है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही क्या होता है, इनिशियल और फाइनल के बीच का दूरी, ओवरऑल। तो ओवरऑल बेटा टोटल, ये देखो यहाँ तक का 100 था, 40 वापस आया, यानी कि बचा हुआ कितना डिस्प्लेसमेंट आ गया, उसने कितना किया 60 किलोमीटर का ही तो डिस्प्लेसमेंट किया। समझ में आया, इनिशियल फाइनल को पकड़ के फिर से जोड़ दो, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बच्चा कितना होगा, 60 का ही तो हुआ। अब टाइम के लिए कंफ्यूजन, टाइम लेकिन वही होगा कि सी पे पहुंचने में उसको टाइम कितना लगा है, तो सी कितनी देर बाद पहुंचा, वो 2 घंटे इधर और 1 घंटे इधर, मतलब 3, समझे। तो 20 किलोमीटर पर आवर, दिस इज एवरेज वेलोसिटी। इसको मैं स्टार बनाता हूं, यहाँ पे आप लोग फंसते हो किस वाली चीज में, टाइम के केस में, ठीक है। टाइम बच्चा वही लेते हैं जो यहाँ से आ गया, यहाँ से आया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट देखना होता है यहाँ पे, ये 60, ओवरऑल ये 60 ही चला, समझ गए। तो दिस इज ऑल अबाउट अ कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कहानी। अब इस पे जो क्वेश्चन है, मैंने जो एवरेज स्पीड वाला दिया ना कंडीशन, वैसे रख के आपको दुनिया भर के क्वेश्चन करवाएगा। तो मैंने सारे केसेस पहले कर, मैं किससे बाहर के क्वेश्चन आ नहीं सकते। दूसरा, आप लोग फंसते हो इस वाले केस में कि एवरेज जब हम लोग वेलोसिटी निकालते हैं तो सर टाइम कौन सा लेते हैं, टाइम बेटा वही देखना है कि आप
वहां से शुरू होकर कितने टाइम बाद फाइनली पहुंचे हो, तो टाइम तो वही रहेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे लेना है। किसको लेना है? डिस्प्लेसमेंट को लेना है। समझ गए? चलो अब जिस चीज का हमें बेसब्री से इंतजार था वो टॉपिक आ रहा है, जिसको हमको बहुत ध्यान से और बहुत इज्जत से एकदम, समझ रहे हो ना, मतलब मोहब्बत के साथ पढ़ना है। ठीक, चल अब हम लोग बात कर रहे हैं बच्चे इक्वेशन ऑफ मोशन की। ठीक है, अब हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, तो बच्चा ये जो है ना, ये पूरी फिजिक्स की ना एकदम वो है रीढ़ की हड्डी। अगर ये हड्डी गड़बड़ रहे ना तो फिर हम लोग खड़ा भी नहीं हो पाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं छोरे हैं? तो इसके बिना फिजिक्स बच्चे चलने वाली है ही नहीं। तो इस पे अब देखो, स्कूल वाले बच्चे पहली बार लेक्चर देख रहे हैं तो मैं इसका डेरिवेशन भी करा दूंगा। बाकी जो एनटीसी के लिए पर्टिकुलरली पढ़ रहे हैं 10th वाले बच्चे, वो उसको स्किप कर सकते हैं, बट मैं तो बताऊंगा पूरी चीजें, तो आप स्किप करके आगे बढ़ जाना। आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो दिक्कत नहीं है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको ड्राइव करते हैं हम लोग बहुत अच्छे से, एकदम बढ़िया से देखा जाए सर क्या है कहानी। 3 इक्वेशन है बच्चा हमारे पास। अब ये आए कहां से है उसी को हम लोग देखेंगे। एक है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी, sorry, v is equal to u plus 80, s is equal to ut plus half 80 square and v square is equal to u square plus 2as। ये है हमारे पास। आए कहां से, पहले इसका डेरिवेशन करते हैं और इस पे जम के हम लोग न्यूमेरिकल्स भी लगाएंगे। तो फिलहाल अभी s is equal to हम क्या बोल रहे हैं, इनिशियल, सॉरी s क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, s रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट। ध्यान रखना बच्चा, s किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट को। s किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट को। हमेशा याद रखना कि इक्वेशन ऑफ मोशन जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे s किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट को। अच्छा यार, उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक रह गया है सेक्शन, चलो मैं ये भी बता दूंगा। u होता है बच्चा इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, एक एक्सप्रेशन छूट गया है, मुझे बता देना चाहिए था बट कोई बात नहीं। v स्टैंड फॉर फाइनल वेलोसिटी, a स्टैंड फॉर एक्सीलरेशन। क्या होता है एक्सीलरेशन, जरा हम लोग यहाँ पे समझ भी लेते हैं इसको। ठीक है, एक्सेलरेशन को थोड़ा सा समझते हैं। क्या होता है बच्चा एक्सेलरेशन, देखो बहुत सिंपल सी बात है, कोई बड़ी चीज नहीं। आप एक बार दिमाग में रख लो, आपको समझ में आ जाएगा। वैसे ही बच्चा आप लोग सब गाड़ी पे जरूर बैठे होगे, गाड़ी, साइकिल, स्कूटर, किसी ना किसी पे जरूर बैठे होगे। तो यार अपन देखते हैं ना, स्कूटर हो या स्कूटर, बाइक, कार, जो भी होता है, कार में पैर में एक्सीलेटर होता है, बाइक में हाथ में होता है, स्कूटी में। तो जब आप लोग बोलते हैं ना यार एक्सीलेट करो ना, तो जब अपन ऐसे करके ऐंठते हैं तो हम कहते हैं कि हम एक्सीलरेट कर रहे हैं। एक्सीलरेट करने का मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी बढ़ रही है। समझ रहे हो? तो मतलब एक्चुअल में बढ़ रही है नहीं, जब आप ऐसे करके एक्सीलरेटर कम करते हो तो उसकी जो स्पीड होती है वो घट रही होती है, स्पीड घट रही होती है। जब ऐसे ऐंठते हो तो स्पीड बढ़ रही होती है। तो ये इसी बढ़ना और घटना, समझ रहे हो, बढ़ना और घटना, मतलब जब तक कि चेंज नहीं होगा तब तक एक्सेलरेशन नहीं होगा। स्पीड में चेंज, स्पीड ना टर्म करके हम वेलोसिटी यूज कर रहे हैं, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन तभी होता है बॉडी में, हाँ अब वो नेगेटिव होता है तो रिटार्डेशन बोल देते हैं हम लोग, या डी एक्सेलरेशन बोल देते हैं, या बढ़ रहा होता है स्पीड तो, या वेलोसिटी बढ़ रहा होता है तो हम लोग एक्सेलरेशन बोल देते हैं। बट एक्चुअल में होता है कि मैं इसको थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, उसके बाद फिर इस पे चलेंगे हम लोग। एक्सेलरेशन इज व्हाट, एक्सेलरेशन इज बच्चा रेट, देखो उसको मैं कैसे लिखता हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या है एक्सेलरेशन, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट वर्ड का मतलब होता है बच्चा फिजिक्स में डिवाइडेड बाय टाइम। क्या होता है बच्चा, डिवाइडेड बाय टाइम। फिजिक्स में चेंज को अपन रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से। चेंज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से। तो डेल्टा और किसका चेंज बच्चा, वेलोसिटी का चेंज, तो डेल्टा v, दिस इज नोन एज एक्सीलरेशन। समझ गए? एक्सीलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन, दैट्स ऑल। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। तो रेट का मतलब डिवाइडेड बाय टाइम, चेंज मतलब डेल्टा, v हो गया वेलोसिटी। जैसे मैंने कहा, मान लो तुम अभी यहाँ पर थे
और तुमने जब मान लो कोई और गाड़ी है, तुमको नहीं रखते यहाँ पे, मान लो गाड़ी है और तुम यहाँ पे खड़े होके इसको देख रहे हो, ठीक है, मान लो मेरी फॉर्च्यूनर अभी जा रही है, ठीक, और तुम नीचे से गरीब जैसा देख रहे हो, ठीक है। तो तुमने जब जैसे ही देखा कि मैं अपनी फॉर्च्यूनर से आया हूँ, तो तुमने देखा कि मेरी स्पीड है अभी स्टार्टिंग में यू, कुछ भी हो सकता है 10, 20, 30, 40, जब तुमने देखा तब इसकी वेलोसिटी थी u, 10, 20, 40 जो भी हमने u ले लिया, और थोड़ी बार देखा कि सर की फॉर्च्यूनर यहाँ पहुंच गई, ठीक है, तब इसकी बाद वाली वेलोसिटी को बोलते हैं फाइनल, बाद में जो तुमने देखा फाइनल, और जो सबसे पहले देखा था स्टार्टिंग में उसको इनिशियल। तो चेंज कैसे निकालते हैं हम लोग? तो सर चेंज माइनस करके निकालते हैं। तो बात समझ में आ रही? चेंज निकालते कैसे? सर माइनस करके निकालते हैं। तो चलो देखो, तो चेंज कैसे निकालेंगे? देखो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। तो सर बाद में माइनस पहले, तो बाद में v माइनस यू डिवाइडेड बाई रेट का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाई t। तो दिस इज नोन एज एक्सीलरेशन। मैंने कहा एक बॉडी है जो भी 20 से चला, फिर 30, 40, 50 स्पीड उसकी बढ़ती जा रही है, सर एक्सीलरेशन हो रहा है, समझ? मैंने कहा एक बॉडी है 20 से चला, 20 से 30 पे गया, 30 से 40, फिर 40 से चले जा रहा है। जैसे मैंने कहा, मान लो एक बॉडी है जो उसकी वेलोसिटी पहले 20 हुई, समझ, या ग्राफ छोड़ो, ग्राफ जब सेक्शन पढ़ाएंगे तो अलग से उसको बता देंगे। फिलहाल आप समझो कि वेलोसिटी में जब चेंज होगा तभी एक्सेलरेशन होगा, अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं है तो एक्सेलरेशन 0 होगा। जैसे मान लो अगर अभी इसकी स्पीड 40 थी, थोड़ी देर बाद तुमने फिर से 40 देखी स्पीड, मतलब ये 40 ही 40 रहेगी, तो एक्सेलरेशन है 0। अगर मैंने कहा कि बॉडी जिसकी स्पीड बच्चा 20 थी, t इक्वल टू 4 सेकंड के बाद तुमने देखा उसकी स्पीड 60 हो गई, 60 हो गई। पहले 20 मीटर पर सेकंड थी, अब तुमने देखा कि 60 मीटर पर सेकंड हो गई। अब मैं पूछूंगा बताओ बच्चा कितना एक्सेलरेशन हुआ? तो आप बोलोगे सर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, मतलब 60 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 4। समझ गए? अरे समझे कि नहीं समझे यार? पक्का? चल कमेंट करके प्लीज यार रिस्पांस देना ताकि मैं आगे कंटिन्यू करूं, और जितना हो सके भाई शेयर कर दो, सर मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। रिस्पांस अच्छा मिलेगा तो समझ रहे हो ना, सारे लेक्चर डालूंगा, सोशल सब मिलेगा। एनटीएससी में सिलेक्शन चाहिए ना? चलो देखो चलो देखो, अभी कह रहे सर अगर रिस्पांस नहीं मिलेगा वीडियो नहीं डालोगे? अब बच्चा एक बच्चा भी रिस्पांस देगा तो भी वीडियो डालेगा पूरा का पूरा, ठीक है। क्या ही चाहिए 2-4 बच्चों का भला हो जाए मेरी वजह से। चलो देखो, तो सर एक्सेलरेशन थोड़ा समझ में है कि अगर स्पीड बढ़ रहा है या घट रहा है तभी एक्सेलरेशन होगा। जब नेगेटिव होगा तो उसको हम लोग रिटार्डेशन बोलते हैं या डी एक्सेलरेशन। मान लो मेरी गाड़ी में 60 की स्पीड पे या 100 की स्पीड पे देखते हैं ना, मैं एक्सेलरेशन कम कर दिया तो 100 से वो कहाँ चल गई? मान लो 0 पे चल गई, तो रिटार्डेशन हुआ। तो स्पीड में अगर चेंज होगा तभी एक्सेलरेशन, नहीं तो एक्सेलरेशन नहीं होता, या वेलोसिटी में चेंज होगा तभी एक्सेलरेशन, नहीं तो नहीं होगा। समझ में आ गया? आगे देखो सर, यहां तक तो सारी बातें समझ में आ गई हमें, तो आगे देखा जाए। चल, तो ये था बच्चा एक्सेलरेशन का कहानी, ठीक है सर। आगे बताइए, तो हम लोग बात कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की, क्या है कॉन्सेप्ट थोड़ा समझते हैं, डेरिवेशन थोड़ा करके फिर हम लोग क्वेश्चंस पे चलेंगे। फिर ग्राफ वाला क्वेश्चन, एनटीएससी में जो क्वेश्चन आएगा वो मैक्सिमम चांसेस है या तो इक्वेशन ऑफ मोशन पे आएगा या तो ग्राफ पे आएगा। ज्यादा चांसेस है 60 कर लो ग्राफ पे और 40 कर लो इधर से इक्वेशन ऑफ मोशन से, इसलिए ध्यान से, ठीक है। चलो टोटल 8 चैप्टर मुझे पढ़ाने आप लोगों को फिजिक्स के। चलो देखो, तो क्या है सर कहानी, जरा देखते हैं, समझो कि हम लोग बात कर रहे हैं क्या निकालने का, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहां से है। तो फर्स्ट वाला तो बच्चा बहुत आसान है, आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो। हमने क्या पढ़ा है देखो, एक बॉडी था, मैं अच्छे से स्कूल के लिए भी ड्राइव करवा देता हूँ कि एक और 10th वाले इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। एक बॉडी था, शुरू में उसकी वेलोसिटी u थी, सॉरी स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी u थी, आफ्टर t टाइम उसकी वेलोसिटी जो थी वो मान लो v हो गई, ठीक। तो मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? तो आप बोलोगे एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है सर चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो एक्सेलरेशन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? a से चेंज मतलब बच्चा v माइनस u, और बाय टाइम मतलब डिवाइडेड बाय t। तो t को इधर भेज दोगे बच्चा तो at इज इक्वल टू v माइनस u, माइनस u इधर आएगा तो बच्चा क्या हो जाएगा प्लस, तो at प्लस u इज इक्वल टू v। तो अपन इसी को लिख देते हैं v इज इक्वल टू u प्लस at। आई बात समझ में कि नहीं? ये इक्वेशन तभी वैलिड है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तब समझ में आया। एक्सेलरेशन को हमने कांस्टेंट रखा है। ये तीनों इक्वेशन जो भी है, ये तीनों इक्वेशन बच्चे तभी वैलिड होते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। समझ में आया? मतलब एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तभी, ठीक है। चल
मतलब एक्सप्रेशन चेंज नहीं हो रहा, एक्सप्रेशन कांस्टेंट है, तभी ये तीनों इक्वेशन वैलिड है, वरना वैलिड नहीं होते हैं। फिर हम लोग कुछ और जुगाड़ लगाते हैं, इंटीग्रेशन वगैरह यूज करते, सीनियर क्लासेस में आप लोग पढ़ोगे। ये बात ध्यान रखना है, एक्सप्रेशन कांस्टेंट होना चाहिए तभी वैलिड है। एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ रखा है आपसे, है ना, कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन ये वैलिड कब होंगे, जब एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग होगा, वेरिएबल होगा, कांस्टेंट होगा। तो ना इंक्रीजिंग में, ना डिक्रीजिंग में, ना वेरिएबल में, सिर्फ किसमें वैलिड होगा, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तभी इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड रहता है। देखो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो पहले से याद नहीं है, वो पढ़ाते टाइम याद आते हैं, मैं बता देता हूँ, कभी आपको मिल जाएंगे, टकराएंगे ये सारी चीजें। तो ये हो गया सर फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, यहां तक में आई डोंट थिंक सो कि आपको दिक्कत हुआ होगा। अब जरा मैं आपसे पूछूं कि बताओ सेकंड इक्वेशन में क्या बच्चा, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, कैसा है, चलो जल्दी से देख लेते हैं बच्चा। एवरेज वेलोसिटी अगर मुझे निकालो, मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। तो बच्चा एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो फाइनल वेलोसिटी v, शुरू वाला u, तो हम लोग सिंपली इसको कर सकते हैं ना v प्लस u डिवाइडेड बाई 2। अब मत बोलना सर कहां से आया हुआ है, बच्चा पढ़ा चुका हूं, ये चीज मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है। अच्छा, तो एवरेज वेलोसिटी से v प्लस u बाई 2 होता है। मैंने कहा चलो बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, अब याद करो, अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट उसने कितना किया, डिस्प्लेसमेंट, तो सर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, इस थ्रू आउट जो इसने मान लो यहाँ पे इसने s डिस्प्लेसमेंट किया है, तो थ्रू आउट मोशन इसने कितना किया है, कैसे निकालेंगे। तो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो मैं कौन सी स्पीड, कौन सी वेलोसिटी को लूं, u वाले को लूं कि v वाले को लूं या एवरेज को लूं, सोच के बताओ। सॉरी, देखो, तो अगर मुझे एवरेज निकालना है तो थोड़ा फील ले लेते हैं ना, मजा आएगा, तब तो समझ में आएगा। अगर मुझे मान लो डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट अगर मान लो ये 40 है, यहाँ 60 है, तो अब मुझे पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू सर होता है, सॉरी हाँ, डिस्टेंस इज इक्वल टू, या फिर मैं बोलूँ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू बच्चा होता है वेलोसिटी इनटू टाइम मान लो। तो अब वेलोसिटी इनटू टाइम अगर अपन बोल रहे हैं, ये कैसे है पता है, बेटा आपने लिखा ना वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, सॉरी डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो जरा आप खुद सोचो कि वेलोसिटी अपन 40 वाला ले या 60 वाला ले, तो यार अब, और मैंने कहा कि यहां से जाने में इसको 2 सेकंड लगे हैं, ठीक, 2 सेकंड में वो ए से पॉइंट बी पे पहुंचा, ए से पॉइंट बी पे पहुंचा, ए पे उसकी जो वेलोसिटी थी वो 40 और बी पे उसकी वेलोसिटी 60 है। तो आप जरा खुद सोचो, और टाइम उसको 2 सेकंड लगा। अब मैं पूछूं कि बताओ किसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो टेंशन में आ जाओगे कि सर 40 वाला ले या 60 वाला ले। तो हमें तो अब 40 वालों को तो कुछ और आएगा, 60 वालों को तो कुछ और आएगा, तो हमें अब एवरेज लेंगे तभी तो बात बनेगी ना। यानी 40 60 प्लस 40 कितना हो गया, 100, 100 डिवाइड बाय 2 50। तो आप आराम से यहाँ पे ले लोगे 50 और टाइम लगा 2, तो सर 100 मीटर डिस्टेंस होगा, समझे। तो ये एक्चुअल निकलेगा 100 मीटर ए और बी के बीच में दूरी है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा दो। तो अब मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो क्या बोलोगे आप, सर v प्लस यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी, समझे बच्चा। देखो मैं कोई भी चीज आपको रट्टे नहीं बोलूंगा, मैं सबके पीछे लॉजिक दूंगा। अगर हम 40 से लेते हैं 40 इंटू 2 कितना हो जाता है 80 मीटर, तो 80 मीटर और बी के बीच की दूरी है, नहीं 60 लेंगे तो कितना हो जाएगा, जरा खुद सोचो, तो 60 इंटू 2 कितना हो जाएगा, देखो ऐसे मैं आपको बताता हूँ, 40 इंटू 2 करोगे कितना आ जाएगा 80 मीटर, और 60 इंटू 2 करोगे कितना आ जाएगा 120। तो एवरेज आगे जो एवरेज डिस्टेंस का अगर वो भी निकालना है तो 80 प्लस 120 प्लस 80 100 सॉरी 200 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा 100 ही आता है, देखो 100 ही है, समझ गए, ठीक। तो ये चीज ध्यान रखना। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ये मेरे किसी काम के नहीं, आप लोग लेकिन लिख लेना। बहुत बच्चे इसको पकड़ के रट रहे होते हैं और टीचर भी एक्सप्लेन नहीं कर रहे, सीधा बता के निकल जाते हैं, ठीक है। चलो देखो, तो v प्लस यू बाई 2 इंटू टी। अब सर यहाँ कैसे पहुंचेंगे, मैंने कहा बेटा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, जरा खुद लॉजिकली सोचो। यहाँ पे v, u, 2 और t दिख रहा है, ऐसा यहाँ पे क्या है जो यहाँ पे नहीं है, मतलब यहाँ पे ऐसी कौन सी इन क्वांटिटी में से कौन सा क्वांटिटी है जो आपको यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। तो अगर आप बच्चा ध्यान से देखोगे तो इस एक्सप्रेशन में एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है v, और सेकेंड इक्वेशन देखो कहीं v नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि मुझे इस v को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो सर v को कैसे रिप्लेस करेंगे, तो देखो फर्स्ट इक्वेशन में हमने पढ़ लिया है ना v इज इक्वल टू u प्लस 80, तो इसको यहाँ पे पुट कर दूं, तो डिस्प्लेसमेंट को बच्चा अपन लोग s से, देखो इसलिए मैंने कहा था डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करते हैं s से, तो v की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ u प्लस 80, और एक देखो एक प्लस u पहले से था, डिवाइडेड बाई 2 इंटू t, समझ गए। अब जरा देखो u प्लस u बच्चा कितना हो जाएगा 2u प्लस
80 इंटू टी डिवाइडेड बाई 2। अब जरा देखो बेटा टी को अगर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, दिख रहा है ना, हाँ, तो 2ut प्लस 80 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। देख लो अब अगर नेक्स्ट स्टेप मैं करूँ यहाँ पे तो ध्यान से देखो, 2 को बच्चे इसके पावर में डाल दो, 2 को भी इसको पावर में डाल दो। ये प्रॉपर्टी तो आपको पता होगा ना कि बच्चे अगर कभी a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 होता है तो आई कैन राइट इट एज a बाई 2 प्लस b बाई 2। समझ गए? इसको हम लिख सकते हैं a बाई 2 प्लस b बाई 2, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब जरा सोचो कि इसको क्या कर दूं मैं, तो s इज इक्वल टू बच्चा 2ut बाई 2 प्लस 80 स्क्वायर बाई 2। तो ध्यान से देखो बच्चा 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आ गया s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ठीक, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो ये हो गया हमारे पास बच्चा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, आगे आ जाओ, थर्ड पे चलते हैं। मैं इधर मिटा रहा हूं, देखो थर्ड, मैंने बोला ना आपको कुछ रटना नहीं पड़ेगा बच्चा, बस आप लोग मेरे पे भरोसा रखो, है ना, और मुझे इस पे रिस्पॉन्स चाहिए, अच्छा मैक्सिमम लाइक्स चाहिए। चलो होपफुली आगे देखते हैं। अब है बच्चे से थर्ड इक्वेशन, तो थर्ड इक्वेशन ये, तो फिर से वही कहानी बच्चा, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं इस केस में तो आप फिर से बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू होता है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू मैं लिख सकता हूं v प्लस यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। ये एक्सप्लेन करने की जरूरत है, तुरंत बेटा इसी का यूज किया था। तो अगर थर्ड इक्वेशन को देखें हम लोग, तो थर्ड इक्वेशन देखो बच्चे टी नहीं है ना, थर्ड इक्वेशन में टी नहीं है, तो ऑब्वियस यहां से टी को हटाना पड़ेगा। सर कैसे हटाएं? तो फिर से बच्चा फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हम लोग के पास क्या था बताओ, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, हटाने के लिए इसी का यूज करना फर्स्ट वाले का ही, तो v माइनस यू इज इक्वल टू 80, तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चा, v माइनस यू डिवाइडेड बाई a। समझ रहे हो, v माइनस यू डिवाइडेड बाई a। तो अब जरा देखो, अब अगर हम लोग यहाँ पे लिखे डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू v प्लस यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू t की वैल्यू कितनी है, v माइनस यू बाई ए। बेटा इसको फास्ट लेंगे ना, थोड़ा वीडियो ऑप्शन रहता है यूट्यूब पे, आप स्लो कर सकते हो, ठीक है, तो आप स्लो कर लीजिएगा। तो ये हो गया v माइनस यू बाई ए। समझ गए? अब जरा देखो बच्चे s इज इक्वल टू देखो v प्लस यू इंटू v माइनस यू, बच्चे क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a इधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर माइनस ये है ना 2as इक्वल टू v, अच्छा, और माइनस यू स्क्वायर को इस तरफ भेज दोगे बच्चे तो क्या हो जाएगा, प्लस यू स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर। तो फाइनली वी हैव v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये थी कहानी भाई साहब किसकी, इक्वेशन ऑफ मोशन की। ठीक, 3 इक्वेशन, एक और है उसको भी मैं करा ही देता हूं तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। मैं मिटा रहा हूं बच्चा, आप लोग पॉज करके लिखो, नोट्स बनाओ, ठीक। अच्छा अब देखो, अब क्या है कहानी समझते हैं जरा। देखो यहां तक की स्टोरी होपफुली आप लोग को क्लियर होगी, लेक्चर लंबा हो जाए तो बुरा ना माने, होली है। देख अच्छा, अब हम लोग बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। सर इसका मतलब या nth की जगह मैं मान लो ले लेता हूं tth सेकेंड। इस सर ये tth सेकेंड का क्या मतलब है, ठीक, इस tth सेकेंड का क्या मतलब है, जरा आप खुद सोचो। tth का मतलब क्या हुआ बच्चा, कि मैंने कहा कि एक आप ऐसे फील लो, मैंने कहा कि यहां से कोई ऑब्जेक्ट चलना शुरू किया, ठीक, वो यहां से पहुंचा पॉइंट बी पे, ठीक, और उसको टाइम लगा है टोटल 10 सेकेंड टाइम लगे उसको ए से बी जाने पे, ठीक, ए से बी जाने पे उसको कितना टाइम लगा, 10 सेकेंड का टाइम लगा उसको ए से बी पे जाने का, ठीक। अगर मैं आपसे केवल पूछूं, अब मैं इसका अगर इंटरवल बना दूं तो लाइक 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, सॉरी कम हो गया, चलो 2 ऐसे ले लेते हैं, लाइक ऐसा ए टू बी, 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो 9 सेकेंड ही ले लेते हैं, कौन बेटा है, ठीक है 9 सेकेंड। अच्छा मैंने आपसे कहा कि ए से बी जाने में उसको 9 सेकेंड लगा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ
8 सेकेंड में, कौन से टाइम में बच्चा, 8 सेकेंड में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 8 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 8 नहीं बोला है, 8 और मैं आपको पूछूं तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो, 9 वाले देख रहे होंगे तो सॉरी, तो आप 9th वाले बच्चे देख रहे होंगे तो आप ये थोड़ी बोले कि मैं क्लास 9 में पढ़ता हूँ, आप बोलो क्लास 9th में पढ़ता हूँ, 9th इज इंडिविजुअल, सिंगुलर हो गया, 9 इज प्लूरल, पूरा 9। मैं अगर कहूँ कि मुझे 9 रोटी खाना है तो मतलब पूरे 9 रोटी मुझे खाना है, मैं बोलूंगा मुझे 9th रोटी खाना है, मतलब सबको छोड़ के सिर्फ जो 9th पोजीशन पे है वो वाला खाना है, समझ गए। तो मैंने आपसे पूछा डिस्प्लेसमेंट इन 8 सेकेंड, तो यार अगर इसको देखोगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट इन 8 सेकेंड निकालना है तो 8वें सेकेंड में वो कितना चला है ये कैसे निकालेंगे, तो बहुत सिंपल है बच्चा, देखो आप ये निकाल लो कि 0 से लेकर 8 सेकेंड में टोटल कितना चला, 0 से 8 सेकेंड में कितना चला, और उसमें से माइनस कर दो कि 0 से लेकर 7 सेकेंड में वो, यहाँ 7 सेकेंड में कितना चला, तो ये हमें पता चल जाएगा ना कि 8 सेकेंड में वो कितना चला। समझ में आया, नहीं आया? मैंने कहा कि बच्चा 8 सेकेंड का पूछा था ना कि 8 सेकेंड में कितना चला, तो देखो 8 सेकेंड कब, 8 सेकेंड का रोल कब आता है, देखो 7 सेकेंड तक वो चला, जैसे ही वो 7 सेकेंड को हम पार करेंगे तो वो किसका पार्ट आ जाएगा, 8 का पार्ट आ जाएगा, और जैसे ही 8 सेकेंड पूरा हो गया यानी 8 खत्म, समझ में। अब मैं बोलूं कि फर्स्ट सेकेंड में कितना चला, तो फर्स्ट सेकेंड का मतलब होता है 0 से लेकर 1 सेकेंड के बीच में वो जितना चला वो हुआ फर्स्ट सेकेंड। मैं पूछूंगा सेकेंड सेकेंड में कितना चला, तो 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में वो जितना चला वो सेकेंड सेकेंड। मैं कहूंगा फोर्थ सेकेंड, तो फोर्थ सेकेंड का मतलब क्या हुआ कि 3 से लेकर 4 के बीच में जितना चला वो उसका फोर्थ सेकेंड होगा। समझ में आ गया? तो अब मुझे निकालना था, मान लो इस जगह का अगर मैं पूछता कि बताओ थर्ड सेकेंड में वो कितना चला, इसमें कितना चला, तो आप ये निकालो कि 0 से लेकर 3 सेकेंड में वो कितना चला और 0 से लेकर 2 सेकेंड में कितना चला। मान लो 0 से लेकर 3 सेकेंड में वो 10 मीटर चला है और 0 से 2 सेकेंड में वो 6 मीटर चला है, तो इसमें कितना चला हुआ तीसरे सेकेंड में, तो सर 4 मीटर चला है। समझ गए कॉन्सेप्ट? पक्का? तो सर कैसे निकालें, इसके लिए जनरल फॉर्मूला कैसे निकालें, चलो देखते हैं। पहले क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके लिए हम लोग जनरल भी ड्राइव कर लेंगे। ठीक, जैसे मान लो एक मैं क्वेश्चन दिया मैंने आपको, ठीक, मार्केट को थोड़ा जवान कर लेता हूँ, बेचारा गरीब हो गया है चल चल के, है ना। चलो देखो, चलिए देखते हैं। लेक्चर लंबा होगा पर इंटेंसिटी निकालना है, पढ़ना है। चलो, तो डिस्प्लेसमेंट इन टीएच सेकेंड, तो टीएच सेकेंड मतलब अब मान लो मैं एक कंडीशन रखता हूं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर मैं उसका डेरिवेशन करके भी आपको दिखा दूंगा। कि मैंने कहा कि हाँ एक ये रहा पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट बी, ठीक। अच्छा, मैंने कहा जैसे बच्चा कि मान लो ऐसे करके कि एक बॉडी है या एक ऑब्जेक्ट है जो भी, इसकी जो स्पीड है शुरुआत उसने की 0 वेलोसिटी से, ठीक है। मान लो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, तुमने उसको देखा तो रेस्ट पे बैठा हुआ था, बैठ के भी वो चलना शुरू कर रहा है, तो जैसे ही चलना शुरू करेगा तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 होगी, ठीक है सर। अच्छा, अब मैंने कहा कि मान लो वो एक्सेलरेट कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, एक्सेलरेट कैसे कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अच्छा, एक्सेलरेशन बेटा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, बोलोगे कैसे, मैं इसको लिख देता हूं। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड, टाइम का भी सेकेंड, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, m/s है ना, ये हो जाएगा m/s, और ये जब s/1 है, जब ये ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, तो 1/s, तो ये हो जाएगा m/s स्क्वायर, मतलब ms-2 यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे, ठीक है, कोई बड़ी चीज नहीं है। चलो, तो सर ये बात समझ में हमें आ गई। तो मैंने कहा इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और मैंने आपसे पूछ दिया कि मान लो कि आपको निकालना है फाइंड डिस्प्लेसमेंट covered in थर्ड सेकेंड, कि तीसरे सेकेंड में वो कितना चला निकालिए। तो देखो दो तरीका, पहला वाला हम लोग पहले एक्चुअल मेथड से करते हैं। तो देखो हमारे पास क्या क्या है,
तो सर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, आपने एक्सेलरेशन ले लिया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम थर्ड सेकंड का निकालना है। तो थर्ड सेकंड कैसे निकालेंगे कि 3 सेकंड में कितना चला माइनस 2 सेकंड में कितना चला तो हमारा आ जाएगा। तो चलो हम लोग पहले देख लेते हैं 3 सेकंड में कितना चला, कि 3 सेकंड के टाइम में वो कितना चला होगा, पहले वो निकाल लेते हैं। तो अब देखो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज करना आपको सिखा रहा हूं। तो आपके पास u है, a है, t है और आपको क्या निकालना है अभी s। क्या निकालना है बच्चा? s डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा देखो s डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले, एक ये है सेकंड वाला और एक थर्ड वाला है, एक सेकंड वाला है और एक थर्ड वाला है। तो सर कौन सा यूज करेंगे बेटा? जिसमें बेनिफिट हो। ठीक, किसमें सर बेनिफिट है बेटा? अगर आप ध्यान से देखो तो s इसमें भी आता है इसमें, तो सर दोनों यूज कर सकते हैं। अब मैंने कहा देखो तुम्हारे पास क्या क्या है, तुम्हारे पास u है, मैंने कहा हाँ चलो u है, तो यहाँ पे भी u है, मैंने कहा a है, तो तुमने कहा a भी। देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि एक वेरिएबल b हो गया, एक वेरिएबल जिसकी वैल्यू निकालनी है, तो 1 2 3 4 वेरिएबल है। देखो इस इक्वेशन में 4 वेरिएबल है, इसमें भी देखो a s u t और एक a, इसमें भी 4 वेरिएबल, इसमें देखो v u a और t, इसमें भी 4 वेरिएबल है। तो कौन सी इक्वेशन को यूज करना है सर, कब कैसे पता चलेगा? तो हमें जैसे 4 वेरिएबल है ना, तो 3 की वैल्यू पता होगी तो चौथा निकल जाएगा, समझ गए? 3 की वैल्यू अगर हमें पता होगी तो चौथा निकल जाएगा। तो हम उस इक्वेशन को यूज करते हैं जिसमें 3 की वैल्यू पता हो तो फोर्थ हम लोग निकाल लें, समझ गए? 3 की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो अगर मैं इस थर्ड यूज करने की कोशिश करूं तो u एक पता चल गया, a दूसरा भी पता चल गया, तीसरा देखो दो u है, a है, s नहीं है, v नहीं है, मतलब इसमें दो ही पता है, दो नहीं पता है, यानी हम इसका यूज नहीं कर सकते। समझ में आ गया? अब यहाँ तो s की बात है तो फर्स्ट में चेक भी नहीं करेंगे क्योंकि फर्स्ट में तो s आता ही नहीं है। तो अब सर इसको देखिए, थर्ड को देखो, s निकालना है, एक अननोन है, u पता है, देखो a पता है, t पता है, तो किसको यूज करेंगे? थर्ड को। समझ में आ रहा है? ऐसे ही करना है और कुछ नहीं। तो चलो 3 सेकंड का निकालते हैं। तो s इज इक्वल टू बच्चा इनिशियल वेलोसिटी कितना था? 0, टाइम कितना था बताओ? 3 सेकंड का निकालना है, प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है? 2, टाइम कितना है? 3 का स्क्वायर, t स्क्वायर। ठीक, तो अगर इसको हम सॉल्व करें, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना चला ये? 9, 3 का स्क्वायर बचा 9 हो जाएगा, 9 मीटर। मतलब पहले 3 सेकंड में वो कितना चला? 9 मीटर। अच्छा, अब जरा सोचो सेकंड कंडीशन लेते हैं, जब टाइम हमने दिया 2 सेकंड में कितना चला? तो u बेटा फिर से वही फॉर्मूला लगाओ, s इन 2 सेकंड इज इक्वल टू 0 इनटू इनिशियल वेलोसिटी, तो 0 था, टाइम कितना लेंगे इस बार? 2 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन बचा 2, टाइम कितना? 2 का स्क्वायर। तो इस बार जरा देखो 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा? 4 मीटर। तो बेटा 3 सेकंड में 9 मीटर दूर खड़ा था, मतलब 3 सेकंड बाद आप ऐसे समझो 3 सेकंड में वो टोटल कितना चल गया? 9 मीटर 3 सेकंड में, और 2 सेकंड में वो कितना चला है? देखो इधर 4 मीटर। तो ये तीसरे सेकंड में कितना चला? तो 9 माइनस 4 कितना चला बच्चा? 5 मीटर। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालें थर्ड सेकंड में, थर्ड सेकंड में उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना हो जाएगा? तो सर तीसरे में जितना चला माइनस कर दो दूसरे को, तो 9 माइनस 4 दैट इज 5 मीटर। समझ गए? तो ये तो एक तरीका हो गया लॉन्ग वे की जिससे हम लोग सॉल्व करें। क्या सर हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जिससे हम लोग फट से आंसर निकाल सकते हैं? तो यस होता है बच्चा, वही है। तो उसको कर, इसको नोट कर लो, बाकी कंडीशन यही है, मैं इसको डायरेक्ट आपको करके दिखाऊंगा, 5 मीटर आंसर आएगा। देखो जैसे देखो सर कैसे निकालेंगे हम लोग, देखो जैसे बच्चा हमारे पास ये जो फॉर्मूला है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये क्या बताता है कि t टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा, 3 सेकंड में, 5 सेकंड में, 10 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट वो करेगा, ये निकल के आएगा। तो हम अगर निकालना चाहते हैं कि 5th सेकंड में वो कितना डिस्प्लेसमेंट किया, तो उसको कैसे निकाल सकते हैं कि 5th सेकंड में जितना चला माइनस कर दीजिए 4 सेकंड को, यही तो करते आए ना। लास्ट में हमने क्या किया था, जब मैंने आपसे पूछा था थर्ड सेकंड वाला, तो आप लोगों ने क्या किया था? देखो तो थर्ड डिस्प्लेसमेंट इन, मान लो ये थर्ड सेकंड, तो आपने क्या किया था? s3 माइनस s2 कि 3 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट किया, माइनस 2 सेकंड में कितना किया, दोनों को माइनस किए तो s थर्ड निकल के आया था। इसी तरह मान लो डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकंड निकालना हो तो क्या लिखोगे? s4 माइनस s3। मैं पूछूंगा 10th सेकंड में क्या होगा, तो आप बोलोगे s10 माइनस s9। समझ गए? यही कॉन्सेप्ट चलता है। तो उस हिसाब से अगर मुझे किसी t टाइम में नहीं tth टाइम में चाहिए हो, अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट अगर किसी tth टाइम में, tth मतलब समझो किसी इंडिविजुअल टाइम में चाहिए होगा, तो मैं क्या करूंगा? तो अगर मुझे थर्ड का चाहिए होता तो
थर्ड का अगर चाहिए था तो मैंने S3 माइनस S2 किया है, तो अगर मुझे Tth का चाहिए तो मैं क्या करूंगा, St माइनस St माइनस 1, बेटा उससे एक कम, अरे 3, तो इसको क्या लिखेंगे, 3 माइनस 1 लिखेंगे तो 2 ही आएगा ना, तो इसके लिए लिखा मैंने T और इसके लिखा T माइनस 1, समझ गए। अब सुनो, St का बच्चा फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम लोग, ut प्लस हाफ AT का स्क्वायर माइनस, अब बताओ दूसरे वाले क्या लिखेंगे, टाइम, u टाइम की जगह t माइनस 1 प्लस हाफ a t माइनस 1 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। देखिए यहां देखो बच्चा कोई दिक्कत, ये st के लिए और उससे एक टाइम कम थे, हमने t माइनस 1 लिखा, जैसे अगर 5 सेकंड होता तो आप यहाँ पे 5 लिखते और एक कम 4 लिखते तो आपको 5वां सेकंड का डिस्प्लेसमेंट पता चल जाता। तो अब इसको जरा सॉल्व कर लो, तो ut प्लस हाफ AT स्क्वायर है ना, माइनस, इसको जरा पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, तो ut माइनस u प्लस हाफ 1/2a, और इसको बच्चा सॉल्व करें हम लोग, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, दिख रहा है ना, हाँ सब दिख रहा है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, देखो 2t आया, ठीक है यहाँ तक। अच्छा अब मैं जरा ऊपर वालों को मिटाता हूँ, उनकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, चलो देखते हैं। इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, चलो देख, तो सर अब क्या होगा, अब जरा ध्यान से देखो बच्चा, अब ध्यान से देखो, तो अगर हम इसको सॉल्व करें, हाँ दिख रहा है सब दिख रहा है, तो यहाँ क्या था, ut प्लस हाफ a t का स्क्वायर है ना, माइनस, अब देखो जरा सॉल्व करते हैं इसको, ut माइनस u, चलो ut माइनस u प्लस, अब अंदर मल्टीप्लाई करोगे बच्चा तो ये a/2 इंटू टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, a/2 टी स्क्वायर प्लस a/2 इंटू ये करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस a/2, और इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा 2 से 2 कैंसिल होगा, तो a इंटू माइनस टी क्या हो जाएगा, माइनस a इंटू टी। समझ गए, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हाँ बोर्ड पे सब दिख रहा है। अब सुनो, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर है ना, ब्रैकेट को जरा खोलो, तो अगर हम लोग ब्रैकेट को खोलेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, माइनस ut, ये तो देखो यहीं पे कैंसिल हो गया था, तो इसलिए तो ब्रैकेट के अंदर ही कैंसिल हो जा रहा है, तो इसके लिए टेंशन ही नहीं रहेगा। अब देखो माइनस, ये क्या हो जाएगा, देखो इधर मैंने डबल लिख दिया है क्या, ut, हाँ देखो थोड़ा सा, ये देखो माइनस u था, t नहीं था, मैं ut समझ रहा था, सॉरी, माइनस u, ये प्लस, सॉरी, तो ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, देखो साइन बदलो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा माइनस ut, ये हो जाएगा प्लस u, ये हो जाएगा बच्चा माइनस a/2 t स्क्वायर है ना, और ये हो जाएगा माइनस a/2, और देखो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस at। समझ गए। अब देखो बच्चा क्या क्या कैंसिल हो रहा है, उसको कैंसिल कर दो, तो हम लोग देख रहे हैं तो प्लस ut माइनस ut हो गया बच्चा कैंसिल, और देखो क्या हो रहा है, माइनस a/2 टी स्क्वायर प्लस a/t स्क्वायर, ये भी कैंसिल। तो सर हमारे पास बच क्या रहा है, मैं इसको भी मिटाता हूँ, धीरे धीरे सब मिटते जा रहा है ना, चलो देखो, तो हमारे पास क्या आ गया, देखो जरा, तो s कौन सा बचा, किसी tth टाइम, डिस्प्लेसमेंट मीन किसी tth टाइम में, तो tth टाइम में एक्सप्रेशन क्या आ गया, देखो जरा, u माइनस a/2 प्लस a इंटू टी। तो अगर ध्यान से हम लोग देखें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, u, अगर बच्चा मैं माइनस को कॉमन ले लूं, माइनस a को कॉमन ले लूं, तो अंदर में क्या रह जाएगा, माइनस कॉमन लोगे बच्चा तो ये आगे देखो 1/2 है ना, और ये माइनस t, समझे। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें, तो u माइनस a, एलसीएम लोगे बच्चा क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2t/2। तो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड या tth टाइम, किसी tth टाइम पे अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हम ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, इसका हम लोग बहुत यूज करते हैं और ये हमारे काम को और कैलकुलेशन दोनों को आसान करता है। आप इस पोर्शन से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो एनडीएससी में, है ना, तो इसको जरा ध्यान से। तो ये tth टाइम के लिए क्या है, एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट इन tth टाइम,
कि टीएथ टाइम में डिस्प्लेसमेंट कितना हो किसी टीएथ टाइम पे, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो जैसे पिछला क्वेश्चन किया था, याद करो, मैंने आपसे क्या पूछा था, एक्सेलरेशन 2 दे दिया था, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 थी। देखो एक्सेलरेशन 2 दिया था, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, और मैंने आपसे पूछा था कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड। तो सीधा फॉर्मूला देखो जी, डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड अगर मुझे निकालना है तो क्या करना है, u माइनस यानी इनिशियल वेलोसिटी बच्चा कितना था 0 माइनस एक्सेलरेशन कितना था 2। अब देखो 1 माइनस 2 इंटू टाइम बच्चा हम लोग कितने किस पूछा था मैं, थर्ड का ना, तो 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2। देख लो, तो ये बेटा ये 2 से ये 2 कैंसिल, टुचुक, तो अब देखो 2 3 से कितना होता है बच्चा 6, तो 1 माइनस 6 बेटा कितना हो जाएगा -5, और बाहर माइनस है ना ये, तो -5 और माइनस इंटू माइनस बेटा क्या हो जाएगा +5। देखो तो लास्ट बार भी कितना आया था 9 - 4 की तो 5 आया था ना, इस बार भी देखो कितना है आंसर 5 मीटर। समझ गए? तो दिस इज ऑल अबाउट डिस्प्लेसमेंट इन टीएथ सेकेंड। ठीक, होपफुली आपको यहां तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक दिन में अगर 1 घंटे का लेक्चर नहीं देख पा रहे हो तो नहीं फर्क पड़ता, ब्रेक करके अगले दिन यहां से देख लेना, ठीक है। तो मैं इसका एक टॉपिक और कंप्लीट कर ही देता हूं, तो फिर रह जाएगा न्यूमेरिकल्स का कहानी, तो उसकी मैं मतलब नेक्स्ट लेक्चर डालूंगा और न्यूमेरिकल बेस्ड होगा, ठीक है। तो सर ये बात समझ में आई, थोड़ा सा और अगर अंडर ग्रेविटी की बात करें हम लोग, ठीक है, चाहे यार नेक्स्ट लेक्चर में इसको डालेंगे वरना गड़बड़ हो जाएगा, मैं सोच रहा आज ही कर लेंगे, बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। तो बच्चा हम लोगों ने आज इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन किया, डिस्प्लेसमेंट समझा, एवरेज समझा, तो होपफुली आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अभी खत्म नहीं हुआ है, अब मुझे लगता है शायद 2 लेक्चर और बनाने पड़ेंगे। 2 लेक्चर्स के बाद आप लोगों को महारत हासिल हो जाएगा मोशन चैप्टर में, इसका मुझे यकीन है और आप लोगों से वादा है, ठीक है। तो होपफुली बहुत मजा आया होगा लेक्चर में, और भाई कमेंट करके बताना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो मुझे डायरेक्ट मैसेज करना पड़ेगा। इंस्टा पे आप लोग मेरे को मैसेज कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नीचे लिंक, ठीक है, कनेक्ट होने के लिए। बाकी आप लोग साइंस कॉन्सेप्ट समझाएगा, फिर से सर्च करोगे इंस्टा पे तो खुल के आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो होपफुली मजा आया होगा, और सजेशंस होगा तो कमेंट करके बताइएगा। बाकी भाई साहब सपोर्ट करना है ना, चल बाय, जय हिंद।